वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज जो आप लोगों के साथ नावल लेके आई हूँ, ये किस पेज पे है मैंने पढ़ा था, लेकिन सॉरी मुझे भूल गया है कि किस पेज पे है। लेकिन थोड़ा सा ही नावल पढ़ के पता चल जाएगा कि किस पेज पे है। तो इसका जो नाम है आप लोगों को लास्ट पे पता चलेगा। और रोमांटिक तो नावल है ये, इतना मुझे पता है। तो चले अब हम बिना वक्त ज़ाये किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों स्टेज पर एक दूसरे का हाथ पकड़े गा रही थी। इनकी सहर ज़दा आवाज़ ने वहाँ बैठे अफराद पर सहर तारी कर दिया था। एक तू ही है यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। दोनों ने एक साथ गाना ख़त्म किया तो हाल तालियों से गूंज उठा था। वो दोनों अपनी दोस्ती की वजह से पूरे कॉलेज में मशहूर थे, जबकि दोनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। बाज़गा आज़म ख़ान जो एक फ़ैशनेबल नकचड़ी लड़ाका लड़की थी, जब कि इसके बरक्स अमामा शमून शाह सादगी पसंद, नरम दिल, धीमे मिजाज की मासूम सी लड़की, जो लड़ाई झगड़े से 100 मील दूर रहते थे। लेकिन जहाँ बाज़गा हो वहाँ पंगा ना हो, ये हो ही नहीं सकता था। वो कॉलेज में झांसी की रानी मशहूर थी। किसी ने अमामा को कुछ कह दिया तो फिर बाज़गा इसे छोड़ती नहीं थी। इन दोनों की दोस्ती बेमिसाल थी। अमामा यार जल्दी चलना, भाई आ गए होंगे। बाज़गा ने अपने बैग उठाए बाहर निकलते कहा तो अमामा अपनी चादर से निकाब करते इसके पीछे भागी थी। बाज़गा रुको यार, मैं आ रही हूँ, जल्दी करो यार। तुम भाई को नहीं जानती, इन्हें इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टाइम के पाबंद है, वो 1 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो फिर बस सामने वाले की खैर नहीं। मुझे अपनी होने वाली भाभी पर अभी से तरस आ रहा है। आना भी चाहिए, पता नहीं मेरा क्या होगा। मामा इसकी बात सुनकर धीमे से बड़बड़ाई थी। तुमने कुछ कहा क्या? मैं क्या कहूँगी। चलो देर हो रही है। इसके पूछने पर मामा सटपटाई तो बाज़गा इसका कंधे उचकाते हुए आगे बढ़ गई थी, जबकि मामा ने गहरा सांस लिया था। शुक्र है बच गई। तेरा कुछ नहीं हो सकता मामा, खुद का मलामत करती हुए गेट से बाहर निकली तो नजर सड़क के पार ज़रार आज़म खान पर पड़ी, जो ब्लैक पैंट और ब्लैक ही शर्ट में जिसकी कोनियाँ फोल्ड की हुई थी, कॉलर के ऊपरी बटन खुले हुए थे, जिसमें से इसकी गले में चमकता जेड का लॉकेट जगमगा रहा था। माथे पर बिखरे काले बाल और चमकती काली आंखें, वो वजाहत का शाहीकार था। इसके रौबदार पर्सनैलिटी ऐसी थी कि देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती थी। इसको देखते मामा की सांसें भी थमी थी। शहद रंग आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वो अपना आप भूल कर दीवाना वार से देखेगी। ये शख्स जो लाखों दिलों की धड़कन था, कब इस मासूम लड़की का इश्क बना, इसे खबर तक ना हुई। इसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी ये मामा को इसके चेहरे पर छाई बेजारी और संजीदा तासुरात का अंदाज़ा हो गया था। अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा वो बार बार हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखते गेट की तरफ देख रहा था। उसे देखने में मगन थी जब बाज़गा ने इसका कंधा हिलाया था। ओए क्या हो गया, कहाँ खो गई हो? क्या हुआ है, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कहाँ खोई हुई हो? बाज़गा ने इसकी गायब दिमागी पर जांचती नज़रों से इसे देखते हुए पूछा था। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? मामा ने गहरा सांस लेते धीमा सा मुस्कुरा कर कहा। आर यू श्योर ना? यस 100% श्योर। ओके सुन, तेरा ड्राइवर तो नहीं आया तो ऐसा कर हमारे साथ चल, हम तुझे ड्रॉप कर देंगे, बाज़गा ने कहा तो मामा ने ज़रार को देखा, जो इन दोनों को बातें करते देख गुस्से से घूर रहा था। नहीं मैं वेट कर लूँगी, तुम जाओ, वो गुस्सा हो रहे होंगे, मामा ने ज़रार के गुस्से से घबराते हुए कहा। वो कौन? बाज़गा, मैं तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ, वो गुस्सा कर रहे हैं। मामा ने बाज़गा को घूरा था। ओ भाई की बात कर रही हो? अरे वो मुझ पर गुस्सा नहीं करते, आखिर उनकी इकलौती बहन हूँ, तुम इनकी फ़िक्र मत करो, चलो बस। बाज़गा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके नाना कटने के बावजूद भी ज़बरदस्ती इसे लिए अपने साथ चली गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ा। गाड़ी के पास पहुँचते बाज़गा ने चाहते हुए सलाम किया था। वालेकुम सलाम, ये ज़रार ने जवाब देते सवाल नज़र से मामा को देखा, जो इसे अपने रूबरू पाकर अपनी सांसें रोक गई थी। इसके हाथ पाँव लरजने लगे थे, पलकें उठने से आ रही थी, ऐसे जैसे मनोबोझ आ पड़ा हो, जबकि दिल की हालत ऐसी थी कि धड़कनें कानों में गूंजने लगी थी। भाई ये मेरी बेस्टी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड अमामा खान। असल में इसका ड्राइवर नहीं आया तो ये हमारे साथ जाएगी, आप प्लीज़ इसे ड्रॉप कर देंगे प्लीज़? बाज़गा ने आंखें पटपटाते हुए कहा तो ज़रार ने एक नज़र मामा को देखा, जो मजनूं की तरह सर झुकाए खड़ी थी। फिर से इस बात में सर हिलाकर गाड़ी में बैठा। याहू देखा मम्मी, तुम ऐसी ही डर रही थी, चलो जल्दी से बैठो, बाज़गा ने चाहते हुए कहा। दरवाज़ा खोलते ही अंदर बैठने का कहा, लेकिन मामा टिस मिस ना हुई थी। मामा क्या करी हो यार, जल्दी करो ना। बाज़गा ने इसे वहीं जमे देकर बाजू से पकड़ते गाड़ी में बिठाया था, खुद ज़रार की साथ वाली सीट पर जा बैठी थी। इसके बैठते ही गाड़ी रोड पर फराटे बढ़ने लगी थी। रेहाब मुलाजमों से कहकर सामान पैक करो, हमें हवेली जाना है। शमून ने संजीदगी से कहा। हवेली जाना है, लेकिन इतना अचानक से सब खैरियत है ना?
رحاب نے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں سب خیریت ہے، بس وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ لیکن شمعون زرناب سے آپ نے پوچھا؟ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے اپنی بیٹی پر، اسے ہمارے فیصلوں سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے ہمیں اسے بات کر لینی چاہیے۔ رحاب زرناب کی خود سر تربیت سے واقف تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ شمعون ایک بار خود زرناب سے بات کر لے۔ بیگم کچھ نہیں ہوتا تو خواہ خواہ میں پریشان نہ ہو۔ اچھا یہ بتاؤ ماما کہاں ہے؟ ابھی آئی نہیں ہے کالج سے؟ شمعون نے اس کے خشاک کو ہوا میں اڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں آنے والی ہوگی، آپ فریش ہو کر آ جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ رحاب نے سر جھٹکتے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چھوٹے سے سب ہو گیا، وہ چودھریوں کے لڑکے نے اللہ دتا کے بیٹے کو مار دیا۔ سائیں مکرم شاہ کسانوں کو ہدایت دیتے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا جب اس کے ملازم شاکر نے آ کر اطلاع دی تھی۔ کیا چودھریوں کی اتنی ہمت کہ شاہوں کے علاقے میں آ کر ہمارے لڑکے کو مار دیا؟ مکرم نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا۔ شاکر اس کی دار پر ڈر سے شاکر کا جسم کانپ رہا تھا۔ جی حکم سائیں، ابان سے کہو گاڑی نکالے، آج ہم ان چودھریوں کو چھوڑیں گے نہیں، برت کا نشان بنا دیں گے انہیں، مکرم نے سرد سپاٹ لہجے میں کہا اور اپنی گن اٹھائے۔ آندھی طوفان کی بنا باہر نکلا تھا۔ بڑے سائیں کو بتانا پڑے گا ورنہ چھوٹے سائیں جذبات میں آ کر کچھ غلط کر دیں گے۔ شاکر نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا اور حویلی کی طرف بھاگ گیا تھا۔ ہیلو موم ڈیڈ، زرناب نے ڈائننگ ٹیبل پر آتے خوشگوار انداز میں کہا تو رحاب نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ کتنی بار کہا ہے زرناب یہ ہیلو لفظ مت بولا کرو، سلام نہیں کر سکتی کیا موم اتنا غصہ کیوں کرتی ہیں؟ غصہ کرنے سے آپ کے فیس پر جھریاں پڑ جائیں گی، پھر آپ بوڑھی ہو جائیں گی اور ڈیڈ دوسری شادی کر لیں گے۔ چل یار، زرناب نے مزاحیہ انداز میں کہا تو رحاب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی میری کوئی بات سیریس لے لے، آپ کیا ہنس رہے ہیں؟ سمجھائے اسے کل کو اگلے گھر جا کر ہماری ناک کٹوائے گی۔ رحاب نے شمعون کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ناراضگی سے کہا تھا۔ ارے بیگم ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، ہماری بیٹی غصہ کرنے سے آپ بوڑھی ہوں گی تو پھر ہمیں دوسری شادی کا سوچنا پڑے گا۔ شمعون نے اس کی بات کو سنجیدہ لیے بنا شرارت سے کہا تھا۔ دونوں باپ بیٹی ایک جیسے ہی ہیں، ایک میری ماما ہے 2 سال چھوٹی ہے اس سے، لیکن کتنی سمجھدار ہے۔ ہاں آپ کی ماما تو بہت مہان ہے، محبت کی دیوی، بوڑھی آتما۔ ہاں زرناب نے ماما نامے پر ہنستے ہوئے کہا تو رحاب نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اوکے ریلیکس، میں مذاق کر رہی تھی، ماما بہت اچھی بچی ہے، لیکن موم میں ماما نہیں زرناب ہوں۔ زرناب شمعون شاہ، تو مجھے زرناب ہی رہنے دیں۔ اوکے بائے، زرناب نے سنجیدگی سے کہا اور جوس کا گلاس اٹھائے چلی گئی۔ دیکھا آپ نے کتنی خود سر ہے یہ، اس لیے کہتی ہوں میں اسے پہلے اس رشتے سے آگاہ کر دینا چاہیے، تم بہت زیادہ سوچتی ہو۔ رحاب بچی ہے، وہ 20 سال کی ہے، اتنی بڑی نہیں ہوئی سمجھ آئے گی۔ شمعون نے بے پرواہی سے کہا۔ انہیں اپنی بیٹی پر یقین تھا لیکن نہیں جانتے تھے یقین بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ ہیلو کہاں ہو تم؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس کے کال پک کرتے ہی زرار نے غصے سے کہا تھا۔ اف تمہارا یہ غصہ، بہت کیوٹ لگتے ہو غصے میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں زری۔ اوکے ایم سوری، میں باہر موم ڈیڈ کے ساتھ تھی اور موبائل روم میں پڑا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اچھا یہ بتاؤ کتنی کالز کی خیریت ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ زرناب نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا تو سوچا پاگل خانے فون کر لیتا ہوں، زرناب نے تب کر کہا تو زرناب کا کہکا گونجا تھا۔ سیریسلی تو مسٹر زرار اعظم خان، آپ نے رانگ نمبر ڈائل کیا ہے، یہ پاگل خانہ نہیں ہے، نہ ہی یہاں پاگلوں کا علاج ہوتا ہے۔ پاگل خانہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میرا علاج تو رانگ نمبر والی ہی کر سکتی ہے نا؟ زرار نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اچھا جی ہاں جی، اب مجھے بتاؤ تمہارے فائنل ایگزام کب ہیں؟ نیکسٹ ویک سے اسٹارٹ ہے۔ کیوں؟ بس تمہارے ایگزام کے ختم ہوتے ہی موم ڈیڈ کو تمہارے گھر بھیجوں گا ہمارے رشتے کے لیے، زرار نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا اتنی جلدی؟ زرناب نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کوئی جلدی نہیں ہے، 20 سال کی ہو گئی ہو تم، اب کیا 50 سال کی عمر میں شادی کرو گی؟ دیکھ لو تب تک میرے 5 بچے بھی ہوں گے، وہ بھی تمہارے جتنے، پھر نہ کہنا زرار نے بے وفائی کی ہے۔ زرار نے اشارہ سے کہا تو زرناب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں جان لے لوں گی تمہاری اور چڑیل بیوی کی، زرناب نے جلتے کلستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ریلیکس، زری مذاق کر رہا ہوں، ویسے غصے میں تم ایک دم خونخوار چڑیل لگتی ہو، زرار نے اسے تپاتے ہوئے کہا اور زرناب تب بھی گئی تھی۔ زرار ہاں اچھا سوری۔ وہ آندھی طوفان بنا حویلی پہنچا تھا اور اپنی گن لوڈ کرتے جیپ کی طرف بڑھا تھا۔ مکرم کیا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہو تم؟ اعظم شاہ نے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر چھائے سرد و سپاٹ تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بابا صحیح، آج میں چودھریوں کو نہیں چھوڑوں گا، بہت پڑھ نکلائے ہیں، ان کے ہمارے گاؤں کے لڑکے کا قتل کر دیا انہوں نے، جانتے نہیں کہ چاہو سے دشمنی کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، مکرم نے سپاک لہجے میں کہا۔ غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ مکرم ہوش سے کام لو، مت بھولو تم ہمارے وارث اور اس گاؤں کے ہونے والے سردار ہو، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جرگے میں ہوگا۔ اعظم نے اس کی بات سنتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ لوگ ہمارے گاؤں میں گھس کر ہمارے لوگوں کا خون بہائیں اور ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں؟ نہیں بابا صحیح، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، مکرم نے زخمی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔
تو شاعظم شاہ نے اس کے ہاتھ سے گن لیتے ہوئے ابان کو پکڑائی تھی، تو میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے اندر چل دیے تھے۔ مکرم سب سے مٹھیا پیچھے ان کے پیچھے چل دیا۔ بیٹھو کمرے میں جاتے ہی شاعظم شاہ نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ہونٹ پیچھے بیٹھ گیا۔ شاعظم نے اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھا جس کی بری پرکشش آنکھوں میں غصے کی چھائی، سرخی مونچھوں تلے پیچھے نابی لب کشادہ، پیشانی پر بڑی سلوٹیں اور تنی ہوئی بھویں اس کے اندر کے اشتعال کا پتہ بتا رہی تھی۔ سفید سوٹ میں ملبوس، کاندھے پر شال ڈالے، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، جس کی سحر انگیز پرسنالٹی جو دیکھنے والے کو اپنے ذہن میں قید کر لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بات بات پر جذباتی نہیں ہوتے مکرم سائیں، تحمل سے کام لینا چاہیے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ غصہ انسان کی عقل کھا جاتا ہے، جس کے بعد انسان ایسے غلط فیصلے لیتا ہے یا کارروائی کر جاتا ہے کہ جسے بعد میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کر رہا بابا سائیں، انصاف دلا رہا ہوں اس ماں کو جس کا کلیجہ نکال لیا گیا، اس بوڑھے باپ کو جس کے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا گیا، ان کے مجرموں کو سزا دینے جا رہا ہوں۔ انصاف کے تقاضے یہی کہتے ہیں بابا، خون کا بدلہ خون۔ مکرم نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کسی اور ماں کا کلیجہ نکال کر تم انصاف کرو گے؟ نہیں مکرم سائیں، غلط سوچ ہے تمہاری، تم بھی کسی ماں کا کلیجہ نکال کر ظلم کرو گے، انصاف نہیں، اور ایسا کرنے سے دشمنی بڑھے گی۔ آج تم جا کر ایک کو مارو گے، کل وہ آ کر دو کو مار کے چلے جائیں گے، اس لیے ہوش سے کام لو، جو بھی فیصلہ ہوگا جرگے میں ہوگا، سمجھ رہے ہو نا؟ شاعظم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو مکرم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم جانتے ہو نا تمہارے چچا سائیں آ رہے ہیں؟ جی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتے ہو نا کے لیے آ رہے ہیں؟ شاعظم نے جانچتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جی یہ بھی جانتا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اگر ہے تو ابھی بتا دو۔ نہیں بابا سائیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ بابا سائیں آپ لوگ حویلی جائیں، مجھے کل ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ سب ڈنر کے وقت اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب دلاور نے کہا تھا، حویلی کون جا رہا ہے؟ زرناب نے دلاور کی بات سن کر حیرت سے پوچھا تھا۔ ہم جا رہے ہیں، تم دونوں اپنا سامان پیک کر لو، کل صبح ہمیں نکلنا ہے۔ رحاب بیگم نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، لیکن موم میں وہاں نہیں جاؤں گی، میرے ایگزام ہے نیکسٹ ویک، مجھے تیاری کرنی ہے، آپ لوگوں کو جانا ہے تو جائیں۔ زرناب میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، جتنا کہا ہے اتنا کرو، ہر بات میں ضد کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جہاں تک رہا تمہارے ایگزام کا مسئلہ، تو ابھی ایک ہفتہ رہتا ہے نا، تب تک ہم واپس آ جائیں گے، رحاب بیگم نے سختی سے کہا۔ تو زرناب اپنا منہ سا بنا کر رہ گئی تھی۔ کیا یار سب کا حویلی جانا ضروری ہے کیا؟ زرناب نے کمرے میں آتے ہی چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کی امی نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ایگزام سے پہلے واپس آ جائیں گے، تو پھر کیا پریشانی ہے؟ ویسے بھی گاؤں میں کتنا مزہ آتا ہے نا، ہرے بھرے کھیت، باغ، نہریں، اور وہاں کا پرسکون ماحول، دھول مٹی سے پاک تازہ ہوا روح کو سکون بخشتی ہے۔ قسم سے میرا بس چلے تو میں وہیں رہ جاؤں۔ ماما نے آنکھیں بند کیے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے وہ سب محسوس کر رہی ہو۔ تو رہ جاؤ نا وہیں، لیکن مجھے معاف ہی رکھو، مجھے نہیں پسند۔ یاد نہیں پچھلی بار جب گئے تھے تو سلطانہ پھپھو کیسے بار بار طنز کر رہی تھی اور بات بات پر روک ٹوک، یہ کرو وہ نہ کرو، وہ دھیما بولو، ہنسو مت، لڑکیاں منہ پھاڑ کے ہنستی نہیں ہیں، جیسی لڑکیاں تو انسان ہی نہیں ہوتی۔ اور تم نے دیکھا تھا پھپھو کو خود کیسے ہنستی ہیں، ان کے جناتی کہکے مجھے ابھی تک یاد ہے، مجھے تو خواب میں بھی ان کے کہکے سنائی دیتے ہیں۔ زرناب نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ ماما کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اور تائی امی کا بیٹا مکرم شاہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، اتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے۔ دیکھا ہے تم نے، مانا کہ بہت ہینڈسم ہے، پرسنالٹی اچھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سامنے والے کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، عجیب لوگ ہیں، میرا تو دم گھٹنے لگتا ہے وہاں۔ زرناب نے سوچتے ہی جھرجھری لی تو ماما ہنس پڑی تھی۔ آپی پھپھو کی تو عادت ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، تائی امی کتنی سویٹ ہیں، اور جہاں تک بات ہے مکرم بھائی کی، تو ان کی نیچر ہی ایسی ہے، کچھ دن کے لیے تو جا رہے ہیں، ہم نے کون سا ساری زندگی وہیں رہنا ہے۔ ماما نے کبرڈ سے سلیپنگ سوٹ نکالتے ہوئے کہا، واش روم کی طرف چلے گی، جبکہ زرناب موبائل اٹھائے میسج ٹائپ کرنے لگی تھی۔ وٹ مطلب اب پورے ویک تو میں دیکھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ زرناب کے حویلی جانے کا سن کر غصہ ہو رہا تھا۔ زرار جانا ضروری ہے، موم ڈانٹیں گی تو منع کر دو نا، کوئی بہانہ بنا لو۔ نہیں کر سکتی، موم نے سختی سے کہا ہے، وہ کوئی بہانہ نہیں سنیں گی، چلے ایک ہفتے کی تو بات ہے، میں کون سا ساری زندگی وہاں رہوں گی، زرناب نے کہا۔ تو زرار نے فون کو گھورا جیسے فون کی جگہ زرناب ہو۔ تمہارے لیے 7 دن کچھ بھی نہیں، میرے لیے 7 دن عذاب سے کم نہیں ہے، ظالم لڑکی، زرار نے بیچارگی سے کہا۔ تو زرناب اس کی دیوانگی پر ہنس پڑی تھی۔ اتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ محبت نہیں، عشق کرتا ہوں تم سے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے میری دیوانگی کا، زرار نے بھاری لہجے میں کہا تھا۔ اوکے اب میں جا رہی ہوں، نیچے سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ زرناب نے اس کی بات سن کر دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا، ہم ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا میرے لیے، اور پہنچ کے مجھے اطلاع بھی دے دینا، زراب نے محبت سے کہا تھا۔ اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ زرناب نے کہتے ہی کال کاٹی، تب ہی اس کی میسج ٹون بجی تھی۔ آئی مس یو سو مچ۔ میسج پڑھتے ہی زرناب کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تمہارا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا پاگل۔ زرناب نے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔
बाज़ कहा, बेटा ये ट्रे पकड़ो, जाओ अपनी चच्ची को नाश्ता करा दो, दे कर आओ प्लीज़, मैं तुम्हारे बाबा को देखूँ जाकर, इन्हें ऑफिस से देर हो रही है। बाज़ कहा किचन में आई तो रुमैसा बेगम ने नाश्ते की ट्रे इसके हाथ में देते हुए कहा, जी अम्मी मैं करवा दूँगी, आप जाएँ। बाज़मा ने मुस्कुराते हुए कहा और ट्रे उठाए ज़ीनत बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम चची जान। अरे बाज़मा, वालेकुम सलाम बेटा, आज सूरज कहाँ से निकला है? इसे अपने कमरे में देखकर ज़ीना बेगम को खुशगवार हैरत हुई थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है चची जान, बस आप ये सूरज आपको इस लिए नज़र आ रहा है क्योंकि आज मैं कॉलेज से छुट्टी मारी है। बाज़मा ने हंसते हुए कहा, क्यों खैरियत तो है ना? बस चची जान, आज मेरी जिगर कॉलेज नहीं गई तो मेरा भी दिल नहीं किया। बाज़मा ने कंधे उचकाते हुए कहा, मतलब मामा कॉलेज नहीं गई? हाँ जी, वो अपने गाँव गई हुई है पूरे 1 वीक के लिए। आपको पता है ना, इसके बिना मेरा दिल नहीं लगता। ये वीक पता नहीं कैसे गुजरेगा। मेरा बस चले तो इसे अपने पास ही रख लूँ। बासमा ने उदासी से कहा तो ज़ीनत बेगम हंस पड़ी थी। तो बेटा अब भी इसे अपने पास रख सकती हो? हैं सच में? मगर कैसे? बासमा ने ज़ीनत बेगम को देखते इश्तियाक से पूछा था। सिंपल अपनी भाभी बनाकर ज़ीनत बेगम ने कहा तो बासमा का मुँह खुला था। हाँ सीरियसली ये हो सकता है मामा, मेरी भाभी। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? मामा को अपने घर का फ़र्द और अपनी भाभी के रूप में सोचकर ही बासमा खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि तुम अक्लमंद नहीं हो पागल। ज़ीनत बेगम ने इसके सर पर चट लगाते हुए कहा तो बाज़मा हंसते इनके गले लगी थी। थैंक यू सो मच अच्छी जान, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। बस अब अम्मी के कानों तक ये बात पहुँचानी होगी, भाई को वो खुद संभाल लेंगी। बाज़मा ने चाहते हुए कहा तो ज़ीनत उदासी से मुस्कुरा दी थी। मामा इन्हें भी बहुत पसंद थी। एक अजीब सी अनसियत महसूस होती थी इससे। ज़ीनत बेगम जब भी इसे देखती इनके दिल में अजीब से एहसास पैदा हो जाते थे, जैसे जिन्हें वो समझ नहीं पाती थी। वो लोग हवेली पहुंच चुके थे। सबने खुशो-खुर्रम अंदाज में इनका इस्तकबाल किया था। मुबशरा बेगम ज़रनाब को देखकर बाहर सदके जा रही थी। जाती भी क्यों ना, आखिर को इनकी होने वाली बहू थी वो। जबकि सुल्ताना बेगम का अंदाज नॉर्मल था। रात होने वाली थी। सबसे मिलकर मामा और ज़रनाब कमरे में आकर आराम करने लगी, जबकि बड़े सब लाउंज में बैठे थे। भाई साहब, मैंने अपना वादा पूरा करने आया हूँ। माशाल्लाह से ज़रनाब की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और मुकर्रम भी ज़िम्मेदार हो गया है, सरदारी संभालने वाला है, तो मैं इसकी अमानत इसे सौंपने आया हूँ। शमून अब्बास ने कहा तो सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। तो ठीक है, नेक काम में देर कैसी, बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। आप लोग शादी की तैयारी शुरू करें। शाज़म शाह ने मुस्कुराते हुए कहा तो शादी का सुनकर रेहा बेगम की मुस्कुराहट सिमटी थी। भाई साहब मास्टर, लेकिन शादी इतनी जल्दी? मतलब मैं कह रही थी कि अभी सिर्फ निकाह कर लेते हैं, वैसे भी ज़रनाब के पेपर्स हैं। ऐसे में शादी रेहान बेगम ने संजीदगी से कहा, रेहा आप फ़िक्र क्यों करती हो ज़रनाब, अब हमारी और मुकर्रम की ज़िम्मेदारी है। इसके इम्तिहानात से पहले ही हमें शादी हो जाएगी और मुकर्रम है ना, इसे ले जाएगा शहर, तो बस हमारी मानत हमें सौंप दो। मुबशरा बेगम ने रेहाब का हाथ पकड़ते मान से कहा तो वो जबरन मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में उठते वसवसों से इन्हें परेशान कर दिया था। मुकर्रम के आते ही शादी की डेट रख दी गई थी, वो भी बिना ज़रनाब को बताए। सुबह ज़रनाब उठी तो हवेली में होती हलचल देखकर हैरान हुई थी। अस्सलाम वालेकुम ताईजान, ये इतनी तैयारी क्यों हो रही है? कुछ खास है क्या? ज़रनाब ने लाउंज में बैठे रेहाब और मुबशरा बेगम को सलाम करते हैरानकुन लहजे में पूछा था। अरे क्या जिसकी शादी है इसे ही पता नहीं है कि तैयारी क्यों हो रही हैं? भाभी आपने बताया नहीं ज़रनाब को कि ये सारी तैयारियाँ इसकी और मुकर्रम की शादी के लिए हो रही हैं? अभी रेहाब बेगम इसे बताने ही लगी थी जब सुल्ताना ने आते तमस्कुराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो उनकी बात सुनकर ज़रनाब को लगा हवेली की छत इस पर गिरा दी गई हो। बेयकीनी से आंखें फाड़े वो रेहाब बेगम को देखते अपने कमरे में भाग गई थी। शर्मा गई है लड़की। भाभी नाश्ते में क्या है? सुल्ताना बेगम ने इसके भागने पर मुस्कुराते हुए कहा और मुबशरा बेगम से बातों में लग गई थी, जबकि रेहाब बेगम ज़रनाब का सोचकर परेशान हो रही थी। इमामा जो सुबह से उदास थी, इसे जब ज़रनाब और मुकर्रम की शादी की खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। बासमा को बताकर वो दाजी के कमरे की तरफ जा रही थी जब सामने से आते मुकर्रम से टकराई थी। मेरा सर! इसका सर मुकर्रम के सीने में लगा था। अपना सर इसके सीने से टकराए वो कराही तो मुकर्रम इसकी खुशबू भरे नरम नाजुक वजूद को अपने करीब आकर साकित हुआ था। इसके हाथ के नीचे मुकर्रम के दिल की रफ्तार तेज़ हुई थी, लेकिन जल्द ही वो उसके हिसार से निकलते होश में आया था और वापस अपने हॉल में सिमटे गुस्से से घूर रहा था। आंखें किराए पर दी हुई हैं क्या? जोंदों की तरह चल रही हो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मुकर्रम ने बाजू से पकड़ते से खुद से दूर करते सख्ती से कहा तो मामा ने सर पकड़े से घूरा था। गलती आपकी है, आप मुझे डांट रहे हैं। देखिए कितनी चोट लगी है मुझे, वो भी आपकी वजह से। मामा ने शिकायती नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ बहुत चोट आई है, सर फट गया है ना तुम्हारा, देखो कितना खून निकल रहा है। बेवकूफ़ लड़की, आंखें खुली रखा करो अपनी, समझी? मुकर्रम ने मुँह में सुगड़ते हुए से घूरते हुए कहा। सर से निकलते चला गया। मामा इसकी पुश्त को घूर कर रह गई थी।
یہ سب کیا ہو رہا ہے موم؟ میری شادی وہ بھی سائیکو انسان کے ساتھ؟ نو وے، میں مر جاؤں گی لیکن اس گھمنڈی سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ ڈیڈ سے کہیں واپس چلیں، میں اب ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی، زرناب نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا اور کبرڈ سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکنے لگی۔ زرناب، تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی بیٹا؟ کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم، تمہارے بابا نے تمہاری بہتری کے لیے فیصلہ کیا ہے، کیا تمہیں اپنے بابا پر یقین نہیں ہے؟ وہ تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے بیٹا، تمہاری دادی نے بچپن میں ہی تمہیں مکرم کے لیے مانگ لیا تھا، ہم تمہیں بتانے والے تھے، کب بتانے والے تھے؟ میری شادی کے دن۔ موم، آپ سب کو ان لوگوں کی پرواہ ہے جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور جو زندہ ہیں آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ میں اس انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی، اور یہاں اس قید خانے میں تو کبھی بھی نہیں۔ کیوں نہیں گزار سکتی؟ میں تمہارے بابا کو کیا وجہ بتاؤں گی انکار کی؟ بولو میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ موم، یہ وجہ ہے میرے انکار کی، اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ چٹاخ! زرناب نے ایک لفظ پر زور دیتے کہا، تبھی رحاب بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی زرناب، 2 دن کی محبت کے لیے تم ہماری ساری زندگی کی محبت فراموش کر دو گی؟ ذرا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ ہماری محبت کا یہ صلہ دے رہی ہو؟ تم اتنی بد لحاظ ہو گئی ہو کہ بات کرنے کی تمیز تک بھول گئی ہو۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی ہوگی تو مکرم سے ہوگی، سمجھی؟ اگر گھر سے باہر نکلنے کا سوچا بھی تو ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری۔ رحاب بیگم نے غصے سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا، جو حقا بکا سی گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ موم، آپ لوگوں نے مجھے نازوں سے اس لیے پالا تھا کہ بدلے میں مجھ سے اتنی بڑی قربانی مانگے، میرا جینے کا حق چھین لے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی سن لیں، میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی، پھر چاہے آپ میری جان ہی کیوں نہ لے لیں، زرناب نے ہٹ دھرمی سے کہا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ رحاب بیگم نے بے بسی سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی، صبح سے حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی، فنکشن رات کا رکھا گیا تھا، سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ مکرم اور شمعون شازم کے ساتھ جرگے میں گئے ہوئے تھے جہاں چودھریوں کا فیصلہ ہونا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی داستانیے میں کیے گئے گناہوں کی معافی مانگی تھی اور بدلے میں خون بہا دینے کا کہا تھا، تو اللہ دیتا نے خون بہا لینے سے منع کر دیا اور اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیا۔ اگر وہ خون کے بدلے خون مانگتا تو دشمنی بڑھتی، جبکہ اس کے بوڑھے کاندھوں پر میں اور جنازے اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شازم شاہ نے اپنے سپوت کی شادی کی خوشی میں غریبوں میں کپڑے تقسیم کیے، حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شمعون دلاور ابھی تک نہیں آیا تھا، آپ اسے فون تو کرے نا، اس نے تو آج آنا تھا نا۔ بیگم فکر مت کرو، میری سے بات ہو گئی ہے، کہہ رہا تھا کہ کام زیادہ تھا اس وجہ سے نہیں آ سکا، کل آئے گا، ویسے بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شمعون نے مہندی رنگ کے سرمے ملبوس اس کا ہلکا سا میک اپ کیے رحاب کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکتے سرگوشانہ انداز میں مسکرا کر کہا، شمعون سب دیکھ رہے ہیں، کچھ تو خیال کرے۔ رحاب نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ شمعون ہنس دیا تھا، دیکھتے ہیں تو دیکھنے دو، اپنی بیوی کی تعریف کر رہا ہوں، اس میں کیا قباحت ہے؟ شمعون نے شرارت سے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا، تو رحاب گھور بھی نہ سکی تھی۔ زرناب نے ملٹی کلر کی کرتی اور لائٹ گرین کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا جس میں پھولوں کے زیورات سے سجی وہ چاند کو بھی مات دے رہی تھی۔ ماما نے گرین کلر کا لانگ فراک پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں تازہ پھولوں کے گجرے پہنے، کمر تک آتے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑے لائٹ سے میک اپ میں وہ کئی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کی معصومیت اور چہرے پر چھائی کشش دیکھنے والے کو اپنی جانب طرف کھینچتی تھی۔ امامہ بیٹا بات سنو، وہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ گانا گا رہی تھی۔ جب مبشرہ بیگم نے اسے آواز دی تو وہ اپنا فراق سنبھالتی ان کے پاس آئی تھی۔ جی تائی جان، بیٹا یہ سامان تو اندر کچن میں رکھ دو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ مبشرہ بیگم نے اسے ٹوکری تھمائی تھی جس میں پھولوں کے ساتھ اپٹن اور مہندی کا سامان رکھا ہوا تھا۔ جی تائی جان، میں رکھ دوں گی، آپ جائیں، امامہ نے ٹوکری لیتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ٹوکری اٹھائے گنگناتے ہوئے جا رہی تھی جب اس کی ہیل فراق میں اٹکی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی مکرم جو کچن میں کھانا لینے آئے تھے اسے گرتے دیکھ ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ٹوکری الٹی جس کی وجہ سے دونوں اپٹن میں رنگ گئے تھے۔ مکرم نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ ہاں میری ڈریس، ماما نے اپنی فراق سے اپٹن صاف کرتے ہوئے روحانی آواز میں کہا تو مکرم نے نظر بھر کے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مکرم بھائی، یہ کیا کیا آپ نے؟ میری ساری ڈریس خراب کر دی۔ سامنے مکرم کو دیکھ کر وہ غصہ ہوئی تھی۔ میں نے خراب کی ہے؟ ٹکرے تم مارتی پھر رہی ہو اور الزام مجھ پر لگا رہی ہو، اس پوری حویلی میں تمہیں میں ہی ملا ہوں ٹکرے مارنے کے لیے۔ مکرم نے اس کے حسین چہرے سے نظر چراتے سر لہجے میں کہا، یہ سوال میں آپ سے کروں تو آپ بھی تو ہر بار مجھ سے ٹکرا جاتے ہیں۔ غصے سے ماما کی چھوٹی سی ناک جس میں سفید لونگ چمک رہی تھی سرخ ہوئی تھی۔ پہلے مجھے آپ کی وجہ سے چوٹ لگی اور آج آپ کی وجہ سے میری ڈریس خراب ہوگی، اب میں ایسے باہر جاؤں گی؟ ماما نے ہاتھ سے اپٹن صاف کرتے منہ بناتے ہوئے روٹھے پن سے کہا اور پھر اسی ہاتھ سے اپنے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کیے جس سے اپٹن اس کے گال پر لگ گیا تھا۔ اس کی معصوم ادائیں دیکھ کر مکرم کا دل بے قابو ہوا تھا لیکن اس نے خود کو ڈپٹا تھا۔ اب میں تمہارے لیے نیو ڈریس آرڈر کرنے سے تو رہا،
عقل کا استعمال کرو، جا کر اب اسے واش کر لو۔ احمق لڑکی، مکرم نے بے نیازی سے کہا اور بنا کھانا کھائے باہر نکل گیا۔ ویسے بھی ماما کو دیکھتے اس کی بھوک اٹھ چکی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد زرناب اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مہندی کے جوڑے میں ملبوس وہ بالکنی میں کھڑی فون کان سے لگائے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ فون اٹھاؤ زرار پلیز، بار بار نمبر ڈائل کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ ہیلو زرار، میں زرناب تم اس وقت کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ زرار نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز سن کر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ زرار میں ٹھیک نہیں ہوں، موم ڈیڈ زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ زرناب نے روتے ہوئے کہا کیا ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ، تم ان سے بات کرو نا، یہاں کوئی میری نہیں سن رہا، تم پلیز آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہ شادی نہیں کروں گی، اگر تم نہ آئے نا تو میں خود کو مار لوں گی۔ زرناب نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ شٹ اپ زری، ہوش میں تو ہو تم، ایسا سوچنا بھی مت، کچھ سوچتا ہوں میں، یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ زرار نے سختی سے ڈپٹتے ہوئے سر لہجے میں کہا تھا۔ تم سوچتے رہنا، یہاں میری شادی ہو جائے گی، اگر نہیں آ سکتے تو بتا دو، میں خود کو یہ راستہ نکال لوں گی۔ زرناب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا، دماغ خراب ہے جو بکواس کیے جا رہی ہو، جب کہہ رہا ہوں نا میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا تو سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ زرار نے اس کی بات سن کر غصے سے کہا تھا۔ I'm sorry زرار، میں کیا کروں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں، کسی اور کو سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگتا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ زرناب نے اس کا غصہ دیکھ کر روتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے رو مت، میں ایسا کرتا ہوں موم ڈیڈ کو بھیجتا ہوں، وہ انکل آنٹی سے بات کر لیں گے۔ کسی کو نہیں بھیجو گے تم؟ میں اپنے گھر والوں کو جانتی ہوں، کسی کی نہیں سنیں گے، تم خود آ کر مجھے لے جاؤ ورنہ میں کچھ کر دوں گی۔ زرناب نے شدت سے روتے ہوئے سدھی لہجے میں کہا تھا۔ اوکے ریلیکس، تم رونا بند کرو، میں خود آؤں گا، بٹ تم وعدہ کرو کہ خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، سمجھی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، پلیز آ جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ زرار نے نرم لہجے میں کہا تو زرناب کی جان میں جان آئی تھی۔ جلدی آنا پلیز، زرناب نے روتے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔ رات کے آخر پہر ہر طرف سناٹے کا راج تھا، ایسے میں ایک ہیبلا چادر سے خود کو ڈھانپے حویلی سے نکلا گاؤں کی طرف، کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے گم ہو گیا، جبکہ دور گاؤں کی سڑک پر گاڑی کی جلتی ہیڈ لائٹس جلتی ہی رہ گئی تھی۔ صبح کا سورج حویلی میں طوفان لے آیا تھا۔ ماما جب ناشتہ لے کر زرناب کے کمرے میں آئی تو وہ کمرہ خالی، اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ آپی، زری آپی کہاں ہیں آپ؟ ماما نے کمرے کی حالت دیکھ کر پریشانی سے آواز دی تھی، لیکن زری ہوتی تو جواب دیتی نا۔ کبر سے سارے کپڑے نیچے بکھرے پڑے تھے اور زرناب کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آپی کہاں چلی گئی ہیں آپی؟ ماما پریشانی سے کہتے باہر جانے لگی، جب اس کی نظر سامنے شیشے پہ پڑی جہاں ایک چٹ لگی ہوئی تھی۔ ماما نے حیرت سے شیشے کے قریب جاتے اس چٹ کو نکال کر کھولا اور جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھی، وہ ایک لیٹر تھا جو زرناب چھوڑ کر گئی تھی۔ لیٹر کو مٹھی میں دبائے وہ روتے ہوئے باہر بھاگی تھی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ سیڑھیاں اترتے وہ بلند آواز میں چلائے تو سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ پریشانی سے اٹھ کے اس کی طرف آئے تھے۔ ماما کیا ہوا، تم تو زرناب کو ناشتہ دینے گئی تھی نا، رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ ریحا بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ امی وہ زرناب آپی، ماما سے بولا نہیں جا رہا تھا، اسے روتے دیکھ کر مکرم چہرے پر ناگوار پتھریلے تاثرات اسے روتا دیکھ مکرم کے چہرے پر ناگوار پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ کیا ہوا زرناب کو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بولو ماما کیا ہوا ہے زرناب کو؟ ریحا بیگم نے زرناب کا نام سن کر اسے جھنجھوڑا۔ ماما نے روتے ہوئے لیٹر ان کے سامنے کیا جسے شمعون شاہ نے لیتے پڑھا تھا۔ السلام علیکم موم ڈیڈ، اس وقت آپ لوگ یہ لیٹر ملے گا، میں آپ سب سے بہت دور جا چکی ہوں گی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا، میری بات نہیں سنی تو مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں چاہ رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھ سے نفرت مت کیجیے گا پلیز، اور نہ ہی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا کیونکہ ڈھونڈا اس سے جاتا ہے جو کھویا ہو، میں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہی ہوں تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ I'm so sorry موم ڈیڈ، مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کی نافرمان بیٹی زرناب۔ خط پڑھتے ہی شمعون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مان توڑے جانے پر، اتوار کے کرچیاں بکھرنے پر۔ شمعون کا کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں، کیا لکھا ہے اس میں؟ ریحا بیگم نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر درکتے دل سے پوچھا، لیکن تب تک شمعون شاہ نیچے گر چکے تھے۔ بابا صحیح، ماما اور حویلی کے اندر آتا دلاور جو ابھی شہر سے آیا تھا شمعون کو گرتے دیکھ چلاتے دونوں کی طرف بھاگا تھا۔ بابا آنکھیں کھولے، بھائی بابا کو دیکھیں نا، کیا ہوا انہیں؟ بابا آنکھیں کھولے پلیز۔ شمعون ایسے کئی آوازیں ان کے کانوں میں پڑی تھی اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سونو گڑیا، اچھی لڑکیاں باپ کا مان رکھتی ہیں، ان کی پگڑی بچاتی ہیں، مر جاتی ہیں لیکن باپ کا سر نہیں جھکنے دیتی ہیں۔ محبت ایک جھانسا ہے، اس کے جھانسے میں نہ آنا، یہ میٹھے لفظوں کا جال ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک اندھیر کمرے کا منظر تھا جہاں ایک نسوانی وجود چادر میں لپٹا زمین پر ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کے باہر قدموں کی آواز پیدا ہوئی اور دروازہ کھول کر دو عورتیں اندر آئی تھیں۔ ہے لڑکی، اٹھ جلدی سے کھانا کھا لے، اٹھ جا، ان میں سے ایک عورت نے اس وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ کسمس آئی تھی۔ کیا ہوا، کہاں ہوں میں، آپ لوگ کون ہیں، میں یہاں کیسے؟ آواز بیدار ہونے پر اجنبی عورت کو دیکھتے
زرناب جھٹکے سے اٹھی تھی تو خود کو اس اندھیر کمرے میں بند دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ میں یہاں کیسے پہنچی؟ مجھے تو جانا تھا۔ زرار میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ تم کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ بولو۔ زرناب نے غصے سے بے حال ہوتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، سنو لڑکی، ہمیں نہیں پتا تمہیں یہاں کیوں رکھا گیا ہے۔ ہم تو ملازم ہیں اپنے سردار کے حکم کے تابع۔ یہ کھانا پڑا ہے، کھا لینا، جو بھی پوچھنا ہے سردار سے پوچھنا۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا اور کھانے کی ٹرے رکھے دونوں دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ مجھے نکالو یہاں سے، تم لوگ جانتے نہیں ہو مجھے۔ سنو لڑکی، دروازہ کھولو۔ اس کے بعد دروازہ بند کرتے ہی زرناب چلائی، لیکن دونوں جا چکی تھیں۔ او گوڈ، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ زرار میرا انتظار کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں کہ میں اسے بلا کر خود نہیں آئی۔ مجھے جانا ہوگا یہاں سے، لیکن اس قید خانے سے کیسے نکلوں؟ زرناب نے پریشانی سے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی کوئی تدبیر نہ سوجی تو غصے سے کھانے کی ٹرے اٹھا کر دیوار میں دے ماری تھی اور خود نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ جو بھی ہے نا، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، اور نہ ہی تم سب کو چھوڑوں گی، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی تمہارے سردار کی۔ زرناب روتے ہوئے اونچی آواز میں چلائی تھی، لیکن وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ زرار انتظار کرنے کے بعد گھر آ گیا تھا۔ اسے لگا زرناب وہاں سے نکل نہیں سکی، اس لیے نہیں آئی۔ اب اس کا ارادہ اپنے موم ڈیڈ کو حویلی بھیجنے کا تھا۔ زرار، کہاں گئے تھے تم؟ رات کو بھی گھر نہیں تھے؟ رمیسا بیگم نے اندر آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ موم دوست کی طرف گیا ہوا تھا، اس کو ہیلپ چاہیے تھی تو اسی لیے۔ آپ اسے چھوڑیے، یہ بتائیں ناشتہ میں کیا ہے؟ قسم سے بہت بھوک لگی ہے، زرار نے ٹالنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ تمہاری پسند کا ناشتہ ہے بیٹا، جاؤ فریش ہو جاؤ، میں تب تک ناشتہ ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ رمیسا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو زرار تھکے انداز میں اس بات میں سر ہلائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سب پریشانی سے کمرے میں کھڑے تھے۔ ڈاکٹر شمون شاہ کو چیک کر رہا تھا۔ امامہ کا رو رو کر ہچکیاں بند ہو گئی تھی، جبکہ رحاب بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے کوئی اسٹریس لیا ہے کسی چیز کا، اس لیے ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حالت ہو گئی ہے۔ آپ لوگ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ انہیں پریشانی سے دور رکھیں۔ باقی یہ میں نے میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، آپ یہ دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھتے کہا تو سب کی جان میں جان آئی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، شاہزم نے چٹ لیتے مشکور لہجے میں کہا تھا۔ سر، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بلا لیجیے گا، میں چلتا ہوں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زرناب کی جگہ ماما کا نکاح ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہزم کی بات سنتے وہ سب پریشان ہوئے تھے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اگر نکاح نہ ہوا تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ اور ماما ماشاءاللہ سے سمجھدار بچی ہے، وہ ہماری بات کو سمجھے گی۔ بھائی صاحب، وہ ابھی چھوٹی ہے۔ رحاب نے کمزور سے انداز میں اپنی بیٹی کا دفاع کرنا چاہا تھا، کیونکہ شمون کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا وہ اس بات پر راضی ہیں، جبکہ مکرم کے چہرے پر چھائے اسپاٹ تاثرات سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ 18 سال کی چھوٹی عمر نہیں ہوتی، شاہزم نے نرمی سے کہا تو رحاب بیگم کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ بھائی صاحب، بات تربیت کی ہوتی ہے، بھابی بیگم نے اپنی بچیوں کی تربیت ہی ایسی کی ہے، وہ خود سر ہو گئی ہیں۔ میں تو زرناب کی زبان دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی، ایسے کینچی کی طرح چلتی ہے، مجال ہے جو وہ لڑکی کسی کی سن لے۔ میں تو کہتی ہوں اب بھی سوچ لیں، ایک تو مکالمہ کر کے بھاگی ہے، دوسری بھی اسی کی بہن ہے، سگی نہ صحیح لیکن بہن تو ہے نا، اس کے ساتھ پلی بڑی ہے، بھائی اس سے پوچھ لینا اس کا بھی کوئی پلان تو نہیں؟ سلطانہ بیگم نے رکھ کر زہریلے لہجے میں کہا تو شاہزم نے سخت نظر اس پر ڈالی تھی، جس سے سلطانہ بیگم کی بولتی بند ہوئی، جبکہ رحاب کی آنکھیں بھی گئی تھی۔ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں آپ کی جگہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آپ لوگ؟ ماما نے بے یقینی سے دلہن کے لیے لائے گئے سرخ جوڑے کو دیکھتے رحاب بیگم سے کہا تھا، یہ تمہارے بابا اور تایا جان کا فیصلہ ہے ماما، حویلی کی عزت جسے زرناب نے داؤ پر لگایا ہے، تمہیں اسے بچانا ہوگا، اگر یہ نکاح نہیں ہوا تو سب برباد ہو جائے گا۔ میں ہی کیوں امی، مجھے کیوں قربان کریں آپ سب لوگ؟ میرا کیا قصور ہے؟ پلیز ایسا مت کریں، مجھے یوں بے مول مت کریں، میری ہی نظروں میں مت گرائیں مجھے پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ماما نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تو اس کو روتے دیکھ کر رحاب بیگم بھی رو پڑی تھی۔ میں بے بس ہوں میری جان، ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ رحاب بیگم نے بے بسی سے اس کے جڑے ہاتھ پکڑتے کہا، اس کی پیشانی چومتے چلی گئی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، دل میں کوئی اور بسا اور نکاح کسی اور سے نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ دوگلا پن ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، میں کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اللہ جی، یہ کیسی آزمائش ہے، پلیز میری مدد کریں۔ ان کے جاتے ہی ماما اس سرخ جوڑے کو دیکھ کر پھول پھول کر رو دی تھی، جو اس کے لیے کفن بننے والا تھا۔ امامہ شمون شاہ ولد شمون شاہ، آپ کا نکاح مکرم شاہزم شاہ ولد شاہزم شاہ سے 25 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو سب کی نظریں امامہ کی طرف اٹھی جو ساکت بیٹھی تھی۔ کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی نے پھر سے پوچھا۔ سب درکتے دل سے امامہ کو دیکھ رہے تھے جو خاموش بیٹھی تھی۔ مکرم نے خونخوار نظروں سے جالی کے اس پار دیکھا جیسے ابھی اس لڑکی کی جان لے لے گا۔ امامہ شمون شاہ، آپ کا نکاح مکرم شاہزم شاہ سے 25 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ سلطانہ بیگم اس کی خاموشی پر شمون شاہ کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امام بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے، ہاں بولو۔ رحاب بیگم نے اس کی طرف جھکتے سرگوشانہ انداز میں منت بھرے لہجے میں کہا تو ماما کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ نہیں، اور پھر اس کا سکتہ ٹوٹ
ही किया था, मुझे कब निकाह कबूल नहीं है। मामा ने स्पार्ट लहजे में कहा और अपना लहंगा संभाले वहाँ से जा चुकी थी। हाँ, कितनी बेशर्म लड़की है ये। देखा भाई, मैं कहती थी ना ये लड़की एक दिन ना कोई गुल ज़रूर दिखा खिलाएगी। कर दिया ना सबके सामने शर्मिंदा, इसी बात का डर था मुझे। पहले वो जर ना भाग गई और अब ये तो है ही गंदा खून, तो गंद ही पिलाएगा ना। इमामा के जाते सुल्ताना बेगम जो मौके के देख रही थी, इसके इनकार पर अपने दिल में छुपा जहर उगलने लगी थी। बस करे बुपो, आपको तो बस मौका चाहिए होता है, जो दिन में आता है बोल देती हैं। दिलावर शाह ने गुस्से से लाल होते कहा तो सुल्ताना बेगम इसे घूर कर रह गई थी। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शमून शाह ने शाहजम शाह के ने हाथ बांधते हुए सर झुकाए कहा तो शाहजम ने आगे बढ़ते से सीने से लगाया था। ऐसे ना कहो यार, सब ठीक हो जाएगा। शाहजम ने इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वो नहीं चाहता था कि शमून को कोई परेशानी हो या वो परेशानी ले। कैसे ठीक होगा भाई, हवेली मेहमानों से भरी पड़ी है, सबको क्या जवाब देंगे। तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हम फ़िलहाल निकाह रोक देते हैं। कोई निकाह नहीं रोकेगा, निकाह आज ही होगा। आज आप मेरे साथ आएँ। रेहाब बेगम ने सुर्ख नज़रों से शमून को देखते स्पार्ट लहजे में कहा और अंदर चली गई। इसके पीछे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर सुल्ताना बेगम भी गए थे। कमरे में आते ही वो फूट फूट कर रो दी थी। दिल और दिमाग की जंग में उलझ कर रह गई थी वो। रेहाब और शमून कमरे में आए तो इसे रोता देखकर रेहाब इसकी तरबरी और बाजू से दबोचते इसका रुख अपनी तरफ किया था। किस गुनाह की सज़ा दे रही हो तुम दोनों बहनें, बोलो। वो तो है ही खुद सर, तुमने ऐसा क्यों किया। मामा देखो अपने बाबा को, देखो किस हाल में पहुंचा दिया। तुम दोनों ने किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। जब इनकार करना था तो बाहर क्यों आए, सबके सामने बेइज्जत करने। बोलो। रेहाब बेगम ने सिर झुंझोड़ते हुए गुस्से से पूछा। हमें मुझे माफ़ कर दे, मैं बेबस हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ बाबा, आप मुझसे मेरी जान मांग ले, अब तक नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मामा ने अजियत से रोते हुए कहा था, तुम नहीं तुम्हारी जान क्यों लें। तुम ऐसा करो ना, हम दोनों को ही मार दो, इसके बाद जो तुम्हारे दिल में आएगा करती रहना। रेहाब बेगम ने शिद्दत से चिल्लाते हुए कहा। मैं मामा ने बेयकीनी से इन्हें देखा था। ये देखो मामा, ये मेरे जुड़े हाथ, ये निकाह करके एक आखिरी एहसान कर दो हम पर। एक ने तो रुसवा कर दिया है, अब तुम ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रेहाब बेगम ने बेबसी से रोते हुए कहा। मामा ने जख्मी नज़रों से इसे और शमून को देखा था, जो खुद भी रोते सुर्ख आंखों से देख रहे थे, जिनमें इल्तिजा थी। ठीक है, मुझे ये निकाह कबूल है। मामा ने रेहाब के हाथों को पकड़ कर नीचे करते अपने आंसू पूंछते अजीज से मुस्कुराते हुए कहा तो उसका हर एहसास और जज्बे से आ रही था, लेकिन सुर्ख आंखों से झरने बह रहे थे। साइड ड्रा की तरफ से जाते एक शीशी उठाई, दुपट्टे की ऊन में छुपाई और शमून रेहाब का इंतजार किए बिना बाहर निकल गई थी। निकाह फिर से बढ़ाया गया था। इमामा शमून शाह, आपका निकाह मुकर्रम शाहजम शाह से 25 लाख रुपया सिक्का राजल वक्त किया जाता है कि आपका कबूल है। इससे पूछा गया तो इसने कामती आवाज़ में कबूल है कहा था। कबूल है, आखिरी बार कहते इसने कामते हाथों से साइन किया और फिर पेन इसके हाथ से गिर गया था। सुर्ख आंखों से बहते आंसू बेमोल हो गए थे। निकाह के बाद मुबशरा बेगम ने इसे मुकर्रम के कमरे में बिठाकर चली गई थी। इनके जाते ही वो बेजान सी बैठी थी, अपनी किस्मत पर बिलक बिलक कर रोई थी। आंखें रो रो कर सुर्ख अंगारा हो रही थी। काफ़ी देर रोने के बाद इसने उठते खुद को आईने में देखा। रवायती दुल्हन की तरह सजा सवरा वजूद कैमर डाला था। सोगवार हुस्न के साथ वो आसमान से उतरी हूर ही लग रही थी। खुद को दुल्हन के रूप में देखते ही वो फिर से रो दी थी। अल्लाह, मेरे अपनों ने मुझे किस दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं अपनी ज़मीन पर पड़ा बोझ कैसे उतारूंगी। इस बोझ के साथ मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही कि मैं बेवफाई कर रही हूँ। मोहब्बत किसी और से, शादी किसी और से नहीं। मैं बेवफा नहीं हूँ, ना ही धोखेबाज हूँ। ज़ख्मी नज़रों से खुद को देखकर जुनूनी अंदाज में कहते इसने हाथ में दबी शीशी से टैबलेट निकाली। आई एम सॉरी बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपका मान तो रख लिया, लेकिन मैं खुद मर गई हूँ। मैं ज़रार को अपने दिल से नहीं निकाल सकती, वो मेरी रूह में बसा है। इसको निकालो तो मुझ में कुछ नहीं बचता, लेकिन मैं किसी और की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं कर सकती। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हिचकियों से रोते हुए इसने वो सारी टैबलेट खा ली थी। मेहमानों को रुखसत करने के बाद मुकर्रम कमरे में आया तो उसे बेड पर आड़ा तिरछा लेट कर अनहोनी के एहसास से चौंका था। इमामा उठो। इसके पास आते ही मुकर्रम ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा तो इसके मुंह से निकलते झाग और इसके पास पड़ी खाली शीशी को देख इसकी जान निकल गई थी। इमामा आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आंखें खोलो इमामा को बेजान देखकर मुकर्रम पागल हो गया था। किसी को बताए बगैर इसको अपनी बाहों में भरे वो दीवाना वार बाहर की तरफ भागा। इसको गाड़ी में डालते मुकर्रम ने ड्राइविंग सीट संभाली थी और फुल स्पीड में गाड़ी निकाल कर ले गया था। 1.5 घंटे का सफ़र इसने आधे घंटे में तय किया था। दिल इतनी देर तेज़ी धड़क रहा था जैसे अभी सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आ जाएगा। अस्पताल पहुंचते ही कार रुकी थी और वो ड्राइविंग सीट से उतरते तेज से मामा का
पल पल सांसों की दौड़ तोड़ता नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठाए अंदर की तरफ भागा था। डॉक्टर डॉक्टर ओ माय गॉड, क्या हुआ इन्हें? नर्स और अस्पताल का अमला इसको चलाते देख इसकी तरफ बढ़ा था। मुकरम ने स्ट्रेचर की तरफ कदम बढ़ाए तो इसे इस पर लिटाया। मामा को ऐसे देखकर इसकी खुद की हालत ख़राब हो रही थी। कहीं से भी वो गुस्से वाला सख्त दिल मुकरम शाह नहीं लग रहा था। अस्पताल की राहदारी से गुजरते लोग हैरत से इस लंबे चौड़े वजीहा मर्द को देख रहे थे। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, इसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर अपने रूम से बाहर आ गया। मुकरम दीवाना वार मामा के चेहरे को देख रहा था। बूढ़ी चमकती आंखें पानी से भरी हुई थी। डॉक्टर प्लीज़ मेरी मिसेस को देखिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज़। जब से इसका चेहरा लाल हो गया था, दीवानगी से बोलते हुए वो इमामा के मुंह से निकलता झाग साफ कर रहा था। रिलैक्स जेंटलमैन, कुछ नहीं होगा इन्हें। नर्स इन्हें अंदर ले जाएं, हरी अप। डॉक्टर ने मामा की नब्ज़ टंडोरते हुए कहा तो वो लोग स्ट्रक्चर को लिए जाने लगे। जब मुकरम भी इसके साथ जाने लगा, फिर डॉक्टर के समझाने पर वह मुश्किल रुका। तरकीब बेचैन निगाहें बंद दरवाजे पर टिकी थी, आंखों में इसके खो जाने का खौफ अलकोले कहा रहा था। इस हादसे ने इस पर आगाही के दर खोल दिए थे। वो ये बेवकूफ़ लड़की इसके लिए कितनी अहम हो गई है। क्या हुआ डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो मुकरम ने इज़्तिराबी कैफियत से पूछा था। अल्लाह का शुक्र है जेंटलमैन कि आपकी मिसेस खतरे से बाहर है। वक्त रहते आप इसे ले आए। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मेडिसिन खाने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। इससे इनकी जान भी जा सकती थी। एक तरह से ये सुसाइड की कोशिश की गई है। आपको इनका ख्याल रखना होगा, किस्मत हर बार साथ नहीं देती। अभी हम इनका स्टमक वॉश कर रहे हैं, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा तो आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मुकरम का सांस बहाल हुआ था, लेकिन खुदकुशी की बात सुनकर इसके चेहरे के तासुरात सर्द हुए और आंखों में सुर्खी दौड़ गई थी। मामा अब ठीक थी। वो जब से होश में आई थी खामोश थी। मुकरम ने फ़िलहाल इसे कुछ नहीं कहा था। अस्पताल से इसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, मगर मुकरम चाहता था कि वो लोग सुबह होने से पहले हवेली पहुंचे ताकि किसी को मामा की इस हरकत का इल्म ना हो। सारा रास्ता वो दोनों खामोश थे। हवेली पहुंचते ही मामा गाड़ी से उतरते अंदर जाने लगे। जब सर चकराने पर गाड़ी का सहारा लिया था। रुको, मैं हेल्प करता हूँ, मुकरम ने कहते ही इसे उठाया और अंदर चल दिया। छोड़े मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। वो तो मैं जानता हूँ तुम चल सकती हो, लेकिन इस हालत में तुमने चलना नहीं है, गिरना है। हर बार मुझसे टकराती हो, इस बार दीवारों से टकराओगी जो तुम्हारे नाजुक जान के लिए ठीक नहीं है, और मैं इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुकरम ने इसकी आंखों में अपनी बुरी आंखें रगाड़ते हुए सरगोशाना अंदाज में कहा था। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मामा ने नज़र झुकाए कमज़ोर से लहजे में कहा। तुमसे पूछा किसी ने? तुम मेरी हो तो मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करो। मुकरम ने इसको ऊपर करके इसका चेहरा अपने मुकाबले करते भारी लहजे में कहा तो मामा का सांस अटका था। इसके बाद वो एक लफ्ज़ नहीं बोले। कमरे में आते ही मुकरम ने इसे बेड पर लिटाया था। अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम अभी इस हाल में नहीं हो कि मेरे सवालों का जवाब दे सको, लेकिन जो हरकत तुमने की है इसका हिसाब देना होगा। इस पर ब्लैंकेट ओढ़ते मुकरम ने सर लहजे में कहा और पेशानी पर बोसा देते उठ गया था, जबकि मामा इसकी अचानक की गई जसारत पर आंखें बंद करती अपनी धड़कनें संभालने लगी थी। सुबह मुकरम की आंख खुली तो मामा इसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। मुकरम ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर आए बाल हटाए थे। सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह है। मुकरम ने इसके दिलकश नकूश और चेहरे पर छाई मासूमियत को आंखों के रास्ते दिल में उतारते भारी लहजे में कहा था, लेकिन फिर इसे रात का वाक़या याद आया तो पल में मुस्कुराते नकूश पथरीले तासुरात में डले थे। होंठ भीजे धीरे से इसका सर तकिए पर रखते वो उठ खड़ा हुआ था। फ्रेश होकर वापस आया तब तक इमामा जाग चुकी थी। इसे नज़रअंदाज किए मुकरम गले के गिर्द लिपटा टॉवल निकालकर सोफे पर फेंकते ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा था। इमामा ने तिरछी नज़र से इसका जायज़ा लिया जो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस चेहरे पर संजीदा तासुरात से चाहे खुद पर परफ्यूम छिड़कते सोबर और डैशिंग लग रहा था। मुकरम ने आईने में से इस पर नज़र डाली तो चोरी पकड़े जाने पर इमामा ने सटपटाते नज़रें घुमाई थी। ये किसी को बता ना दे, अगर अम्मी बाबा को पता चला तो क्या होगा? मामा सर झुकाए उंगलियां मरोड़ते बड़बड़ाई थी। चोरी चोरी नज़र वो मुकरम पर भी डाल लेती थी जो बज़ाहिर तो मसरूफ़ दिख रहा था, लेकिन इसकी हर हरकत का बखूबी जायज़ा ले रहा था। सुनिए, आखिर हिम्मत करती हुए से पुकार बैठी थी। बोलिए। मुकरम ने आईने में देखते इसी के अंदाज में बुवें चुकाई थी। वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ। अपनी घड़ी पहनते मुकरम इसकी तरफ बढ़ा था। मुझे कहना था कि कल जो भी हुआ वो किसी को मत बताइएगा प्लीज़। नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। जब तुम मुझे सच बताओगी क्या वजह थी जो तुमने वो इंतहाई कदम उठाया था, बोलो। मुकरम ने इसके पास बैठते संजीदगी से पूछा। मामा के तसव्वुर में ज़रार का एक्स लहराया था। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा होने लगे। मुकरम बकौर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मामा ने रोते हुए कहा तो इसकी बात सुनते मुकरम की आंखें सुर्ख हुई थी। अपने अंदर उठते इश्तियाल को दबाते मुठियाँ बेच लेती थी शिद्दत से कि इसके बाजू पर
रगें उभरी हुई थी। क्यों? अपने अंदर उठते तूफान को दबाते मुकर्रम ने सर्द लहजे में एक लफ्ज़ ही पूछा था, क्योंकि ये ज़रिया आपी की जगह है। मैं इनकी जगह नहीं लेना चाहती थी। मामा ने इसके लहजे की सख्ती पर अटकते हुए कहा था। मुकर्रम ने आंखें सुगड़ते इस पागल को देखा था। वट आर यू मैड? तुमने इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। आज मुझे यकीन हो गया कि तुम दुनिया की अहमक तरीन लड़की हो। दिल तो कर रहा था रख कर दूं एक अकल ठिकाने आ जाए तुम्हारी बेवकूफ़ लड़की। मुकर्रम ने गुस्से से लाल होते कहा तो इमामा की आंखें जल के पड़ी थी। रोना बंद करो, खबरदार जो एक आंसू भी बहाया तो तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि तुम्हें इस हाल में देखकर मुझ पर क्या गुजरी है। अगर इस सब का चचा चची को पता चल जाए तो सोचा इन पर क्या बीतेगी। मुकर्रम ने इसके आंसू से मुतासिर हुए बिना सख्ती से कहा था। सब सोचकर ही मुकर्रम का दिल डर गया था। मुझे डांट रहे हैं? नहीं तो जो हरकत तुमने की है इसके बाद तो मुझे तुम्हें फूलों के हार पहनाने चाहिए, है ना? आई एम सॉरी, आप प्लीज़ किसी को मत बताना। आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत की या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अपने हाथों से तुम्हारी जान लूँगा। और ये खुराफात तुम्हारे दिमाग में है ना कि जो है ना, इन्हें निकाल दो। तुमने किसी की जगह नहीं ली, बल्कि तुम अपनी सही जगह पर आ गई हो। अंडरस्टैंड मिसेस मुकर्रम शाह? अंडरस्टैंड मिसेस मुकर्रम शाह? मुकर्रम ने इसकी तरफ झुकते अपनी बुरी आंखें इसकी शहद रंग आंखों में गाड़ते हुए गंभीर लहजे में कहा था। तो इसकी नज़दीकी पर बेसाख्ता इमामा ने इस बात में सर हिला दिया। गुड गर्ल, अब उठो, जाकर फ्रेश हो जा। मुकर्रम ने इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए इसका गाल थपथपाते हुए कहा। इमामा तो जैसे इस इंतजार में थी जैसे इसने कहा जड़ से उठते वॉशरूम की तरफ भागी थी। इसकी रफ्तार देख मुकर्रम शाह दिलकशी से मुस्कुराया था। मॉम डैड, मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। ज़रा ने नाश्ते की टेबल पर सबको देख कर कहा था। ज़रूरी बात है? बोलो बेटा, मैं इसमें पूछने की क्या बात है? रुमैसा बेगम ने सवाली नज़र से देखते हुए पूछा था। मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या? इसकी बात सुनकर सबने हैरत से देखा था। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? बेटा खैर तो है ना? अचानक से शादी का कहाँ से ख्याल आ गया? गाजी आजम खान ने मुस्कुराते हुए पूछा था। शादी तो करनी है ना डैड, तो अब क्यों नहीं? बात तो ठीक है तुम्हारी। भाई बेगम, आप लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं साहबजादे के लिए? ढूंढने की क्या ज़रूरत है बाबा, मेरी नज़र में भाई के लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। इसकी और भाई की जोड़ी परफेक्ट है। बाज़का ने चखते हुए कहा। ओहो लो, भाई लड़की का मसला भी हल हो गया। कौन है वो लड़की? मेरी दोस्त इमामा। डैड, आपकी बहू मैंने ढूंढ ली है। आप लोगों ने रिश्ता लेकर जाना है। बासमा इमामा का नाम लेने ही वाली थी जब ज़रार ने इसकी बात काटते हुए संजीदगी से कहा तो सब की आंखें हैरत से फैली थी। लो, जिसने लड़की भी खुद ही ढूंढ ली। ठीक है, बरखुदार हमें कोई इतराज़ नहीं है। जब तुम कहोगे हम रिश्ता लेकर चले जाएंगे। आजम खान ने हंसते हुए कहा। डैड, हमें कल ही जाना है। असल में ज़रार ने कब सब कुछ बता दिया, कैसे वो लोग जरनाब की शादी करवा रहे हैं। और जरनाब का रिएक्शन जैसे सुनने के बाद सब परेशान हो गए थे, जबकि बासमा खामोशी से उठ के चले गई थी। इसका दिल ये सोचकर उदास हो गया था अब इमामस की भाभी नहीं बन सकती। आज दूसरा दिन था। इसे कैद खाने में भूख से निडाल सी आंखें बंद किए कोने में बैठी थी। कमरे के बाहर भारी कदमों की चाप सुनकर हिम्मत करते उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। कौन है? प्लीज़ हेल्प मी। कमज़ोर सी आवाज़ में दरवाज़ा खटखटाते कहा तो क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था। जरनाब आवाज़ सुनते ही पीछे हुई तो दरवाज़ा खुलता चला गया। एकदम से आंखों में रोशनी पड़ी तो जरनाब की आंखें चुंधिया सी गई थी। वो आंखों पर हाथ रखने ही वाली थी। रखे आने वाले को देखने की कोशिश करने लगी, जिसकी क्लोन की खुशबू से कमरा महक उठा था। थोड़ी देर बाद जब इसकी आंखें रोशनी की आती हुई तो इसने सामने देखा। तुम? इसे देखते जनाब की आंखें हैरत और बेयकीनी से फटी थी। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकती तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। जनाब ने गुस्से से लाल होते मुकर्रम कहा तो मुकर्रम तंज़ीह अंदाज में हंस दिया था, लेकिन जल्दी इसके चेहरे पर पथरीले तासुरात नमदार हुए थे। घटिया हरकत? ये घटिया हरकत है तो जो तुमने की वो किस ज़ुमरे में आती है? मिस जरनाब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हवेली से बाहर निकलने की? क्या सोचा तुमने कि तुम हमारी इज़्ज़त रौन कर भाग जाओगी? ओहो नहीं मिस जरनाब, मुकर्रम शाह के रहते ऐसा मुमकिन नहीं है। इबरत का निशान बना दूंगा मैं तुम्हें। मुकर्रम ने सर तो सपाट लहजे में धारते हुए कहा तो इसके लहजे में सर्दबहरी महसूस करते हुए जरनाब का दिल कांपा था। तुम अच्छा नहीं कर रही, ये मेरी ज़िंदगी है। मैं जो मर्ज़ी करूँ। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ कैद करने वाले? तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, समझी ना? तुम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आई हो ना, ये अपनी मर्ज़ी से जाओगी। अपनी हदूद मालूम होनी चाहिए तुम्हें। इन्हें फलांगने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, समझी? तुम मेरे माँ बाप बनने की कोशिश मत करो। मुझे सवाल जवाब का हक इन्हें है, तुम्हें नहीं। ना ही मैं तुम्हें जवाब दे हूँ। जरनाब ने इसकी बात को खातर में लाए बिना हट दर्मी से कहा था। भूल है ये तुम्हारी कि तुम जवाब नहीं दोगी। तुम हर इस शख्स को जवाब दोगी जो तुमसे जुड़ा है। घर से भागकर गलती कर दी तुमने और ये कैद तुम्हारी इसी गलती की सज़ा है। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता और तुम माफ़ी नहीं मांग लेती तब तक यहीं सड़ती रहोगी। खाना देने आएगी, खा लेना। मुकर्रम ने सख्त लहजे में कहा। दरवाज़ा बंद किए चला गया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। मुकर्रम, दरवाज़ा खोलो,
दम घुटता है यहाँ पर। मुकर्रम शाह, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, ज़रा आप चिल्लाती रह गई और मुकर्रम के कदमों की आवाज़ दूर होती जा रही थी। क्या हुआ तुम दोनों को? किसने किया ये सब? मुकर्रम ने इन दोनों के सर से निकलते खून को देखकर परेशानी से पूछा था। छोटे सरदार, वो लड़की नहीं आफत है पूरी। देखिए क्या हाल कर दिया है इसने हमारा। नसरीन ने रोते हुए कहा। मुकर्रम गुस्से से गहरा सांस भर कर रह गया था। तुम दोनों से एक चटांग पर की लड़की नहीं संभालेगी। छोटे सरदार देखने में चुंडी लगती है लेकिन है नहीं। हाय मेरा सर, जरीना ने कराते हुए कहा। तो मुकर्रम बेचौताब खा कर रह गया था। अच्छा उठो तुम दोनों, मैं शाकर से कहता हूँ तुम दोनों को क्लिनिक ले जाए, मरहम पट्टी करवा लो। इस आफत को तो मैं देख लूंगा, मुकर्रम ने स्पार्ट लहजे में कहा और गुस्से से बाहर निकल गया। जरनाब इनको चकमा देकर यहाँ से भाग चुकी थी। शमून, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अगर वो ज़रूरी बात जरनाब को लिख के हवाले से है तो मुझे नहीं करनी। शमून ने कहते ही स्पार्ट नज़रों से रेहाब की तरफ देखा था। शमून, वो कोई गैर नहीं है, बेटी है हमारी। अब इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? प्लीज़ इसे ढूंढे, मुझे लगता है ज़रूर वो किसी मुश्किल में है। रेहाब बेगम ने इल्तिजा करते हुए कहा। इन मुश्किलों भरे रास्ते का इंतखाब इसने खुद किया है। बेगम ढूंढा इन्हें चाहता है जो खो जाए। अपनी मर्जी से गई है वो, अपनी मर्जी से छुपी है। कोई फ़ायदा नहीं ढूंढने का, तो क्या हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? नादान है और गलती इंसानों से ही होती है। हमारी बेटी है वो, आप प्लीज़ इसे ले आए। रेहाब, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता, भूल जाओ इसे, समझ लो हमारी एक ही बेटी है मामा। शमून, शाबाश, शमून ने सख्त लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गया जबकि रेहाब बेगम बस रो दी थी। मुकर्रम मर्दान खाने से निकलकर अपने कमरे की तरफ आया। दरवाज़ा खोलते ही इसने अंदर पैर रखा ही था कि बाहर आती मामा से तसादुम हुआ। उफ़ अल्लाह जी, इस ज़बरदस्त तसादुम पर मामा कराते गिरने को थी जब मुकर्रम ने इसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचते इसे गिरने से बचाया था। खुशबू में महका वजूद इसके सीने से आ लगा था। मुकर्रम के कलोन की महक मामा के नतनों से टकराते इसको अपने सहन में जकड़ गई थी। मुकर्रम ने इसके नाजुक वजूद को अपने हिसार में कैद करते मुस्कुराते पुरशौक नज़र से इसका सुर्ख चेहरा देखा था। तुम्हारी ये टकरे मारने वाली आदत जाएगी नहीं। मुकर्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी बुरी चमकती आंखें इसकी शहद रंग आंखों में गाड़ते हुए कहा। मैं बकरी हूँ जो आपको टकने मारूंगी? मामा ने सुर्ख होती छोटी सी नाक फैलाए हुए कहा था। हाँ बकरी, नाम सुर करता है तुम पर, बुद्धू सी हो तो। मुकर्रम ने इसके अंदाज पर कहकर लगाते हुए इसके छोटे कद पर चोट करते कहा। तो इसके गाल पर पड़ते गड़ों को देखते मामा मैं भूत रह गई थी। वह कितने प्यारे हैं ये। इसके गड़े को उंगली से छूते हुए खोए अंदाज में कहा था। मुकर्रम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जिनसाएं तुम्हारे ही हैं। मुकर्रम ने इसकी तरफ झुकते भारी लहजे में कहा। सरगोशी की तो मामा होश में आई और सटपटाते हुए दूर हुई थी। सॉरी, मैं जाती हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? मुकर्रम ने इसे भागते देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। तो फिर से इसका डिम्पल नुमाया हुए जैसे देखकर मामा का दिल के इन्हें चुरा ले, लेकिन अपने दिल को डबड़ते इसने सर झटका था। वो अम्मी बुला रही हैं ना? अच्छा ठीक है, जल्दी आकर पैकिंग कर लो, हमें शहर के लिए निकलना है। मुकर्रम ने मोहब्बत भरी नज़र से देखते हुए कहा। तो मामा ने नासमझी से इसे देखते हुए इस बात में सर हिला दिया और बाहर की जानिब बढ़ गई। ज़रार, एक बार फिर सोच लो बेटा, ऐसा जाना ठीक रहेगा? आज़म खान ने गाड़ी में बैठते हुए ज़रार से पूछा था। डैड, और कोई ऑप्शन नहीं है? ज़रार ने कहते गाड़ी स्टार्ट कर दी। बास्मा ने जाने से साफ इनकार कर दिया था, कह कर के इसे असाइनमेंट बनानी है। ज़ीनत बेगम ने भी मना किया था लेकिन रुमैसा बेगम के कहने पर इन्हें मजबूरन आना पड़ा था। वो लोग हवेली से निकल गए थे लेकिन नहीं जानते थे कि आगे कौन सा तूफान इनका मुंतज़िर है। क्या हुआ ज़ीनत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ज़ीनत बेगम को गहरे सांस लेते देख रुमैसा ने परेशानी से पूछा। मैं ठीक हूँ, बस पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। ज़ीनत बेगम का दिल घबरा रहा था जैसे आज कुछ होने वाला है, लेकिन क्या ये तो वक्त ही बता सकता था। अबान, सामान गाड़ी में रखवा दिया है? जी साईं, अबान ने मुअद्दब अंदाज में कहा था। मुकर्रम और मामा शहर जाने को तैयार थे। सबसे मिलते गाड़ी की तरफ बढ़े थे। रेहान बेगम मुकर्रम के पास आई थी। मुकर्रम बेटा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी जान बोले। मुकर्रम ने रेहान के पास आते तरापन सर झुकाया था। बेटा, एक गुजारिश है, तुम वादा करो किसी को बताओगे नहीं? रेहान ने धीमे लहजे में कहा। तो मुकर्रम को हैरत हुई थी। जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझ पर इतबार कर सकती हैं। मुकर्रम, तुम्हारे चाचा मेरी बात नहीं सुन रहे, वो गुस्से में है अभी। लेकिन तुम शहर जा रहे हो, मेरी जनाब को ढूंढ लाओ। एक माँ की इल्तिजा है बेटा, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर तुम्हारे चाचा को। रेहाब ने बेबसी की तस्वीर बने बी के लहजे में कहा। तो उनकी बात सुनकर मुकर्रम के तासुरात संजीदा हुए थे। जी आप परेशान ना हो, मैं ज़रूर इसे तलाश कर लूँगा। मुकर्रम ने मुस्कुराते हुए तसल्ली बख्श अंदाज में कहा था। हम खुश रहो, मामा का ख्याल रखना। अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली आने पर कुछ उलझी हुई है वो। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो बेटा दरगुजर करना, बहुत मासूम है वो। तुम इसे प्यार से समझाना, समझ आएगी। रेहाब बेगम ने मुंह फैलाए कार में बैठी मामा को देखते हुए कहा। तो मुकर्रम मुस्कुरा दिया था। आप फिक्र मत करें चाची जान, मामा मेरी जिम्मेदारी है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुकर्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों कार की तरफ बढ़ गए थे। इनकी कार जैसे ही हवेली से रुखसत हुई, इसके थोड़ी देर बाद एक और कार हवेली के गेट पर आकर रुकी थी। चौकीदार ने गेट खोला तो वो सब जो अंदर जा रहे थे वापस पलटे और अजनबी हैरान को नज़रों से कार को देखा था। ज़रार, ये
عاظم خان نے حیرت سے کنگ لہجے میں کہنا چاہا، لیکن سامنے شاہزم اور سب کو دیکھتے ان کے لب خاموش ہوئے تھے۔ ڈیڈ چلے باہر۔ جناب نے سب کو سٹل بیٹھے دیکھ سنجیدگی سے کہا تو وہ کاٹ کا دروازہ کھولتے باہر نکلے تھے۔ بھابھی، یہ میں نہیں چاہوں گی زرار سے کہیں واپس چلے۔ زینت بیگم نے گھٹی آواز میں ڈگتے ہوئے کہا، زینت کبھی نہ کبھی تو یہ ہونا ہی تھا۔ چلو باہر۔ میسا بیگم کار کا دروازہ کھولتے زینت کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو کانپتے ہاتھوں سے دروازہ پکڑتے وہ باہر نکلی تھی۔ زینت بیگم کو دیکھتے وہ سب شش رہ گئے تھے۔ اتنے سالوں بعد شاہزم، شمون، سلطانہ بیگم، مبشرہ اور رحاب کو دیکھتے زینت بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ باہر نکالے اسے کہیں چلی جائے یہاں سے، ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی۔ زینت کو دیکھتی سلطانہ کی آنکھوں سے غصے اور نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگی تھی۔ آپ ہی میری بات تو سنیں۔ اس کی نفرت دیکھتے زینت رونے لگی۔ اعظم اور میسا اس کی صورتحال سے پریشان تھے، جبکہ زرار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ نہیں سننے مجھے تمہاری کوئی بات، صبر بات کر کے سکون نہیں ملا جو پھر سے چلی آئی ہو۔ سلطانہ آرام سے، یہاں تماشا مت لگاؤ، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ اندر آئیں۔ شاہزم نے سلطانہ کے غصے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، سب کو اندر آنے کا کہا تھا۔ ماضی یہ ہے شاہ حویلی کے لون کا منظر، جہاں صبح کی کرنیں پھوٹی تو ہر سو سنہری روشنی پھیل گئی تھی۔ اور سفید لباس میں ملبوس نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اور ارد گرد سے بے خبر پھول چنتے خود بھی کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ عالم شاہ ٹاول سے پسینہ پوچھتے جم سے نکل رہا تھا، سامنے اس حسین منظر کو دیکھتے رکا۔ زینت پھول اٹھائے اندر جانے لگی۔ جب اس کا دوپٹہ ٹہنی کے ساتھ اٹکا اور سارے پھول نیچے گر گئے، اس نے غفلت سے بڑے پھولوں کو دیکھا، جیسے سارا قصور ان پھولوں کا ہو۔ پھر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے نیچے بیٹھ کر بکھرے پھول چننے لگی تھی۔ کچھ ہیلپ کر دوں؟ عالم شاہ جو ٹاول تک گلے میں لپٹے دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے فرصت سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر چھائی خفگی بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے کہا تو اچانک سے اس کی بات سن کر زینت ڈر گئی تھی۔ عالم بھائی، آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی ڈرپوک ہو۔ عالم نے اس کے انداز پر ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ اسے شکایت لگانی پڑے گی۔ زینت نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو عالم کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ہی کا نام سنتے ہی سیٹی گم ہوگی؟ واہ جی، اتنی دہشت ہے، وہ بھی شادی سے پہلے۔ زینت نے اس کو سیریس دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری آپ ہی خوفناک چڑیل ہے جو میں سے ڈروں گا، اور تم سے کس نے کہا میری شادی تمہاری آپی سے ہوگی؟ عالم نے پریشانی پر بر ڈالے کہا تھا، کس نے کہنا ہے بھائی، میں بھی حویلی میں رہتی ہوں، یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب پتا ہوتا ہے مجھے۔ زینت نے اتراتے ہوئے کہا تھا، واہ تم تو نجومی ہو بابا، سب پتا ہے تمہیں، پھر تو میرے دل کا حال بھی پتا ہوگا۔ عالم نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ابرو اچکائے تھے۔ ہاں نا، پتا ہے آپ کے دل میں محبت ہے، لیکن آپ اظہار نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہیں آپ ہی برا نہ مان جائیں، ایسا ہے نا؟ میری مانے تو آپ اظہار کرتے، مانا آپ ہی غصے والی ہیں لیکن دل کی بہت اچھی ہیں۔ زینت نے بڑی اماں والے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا تو عالم کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی، تمہیں اپنی آپی کی پڑی ہے، میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کی پرواہ ہے تبھی تو مشورہ دیا ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، کر دیتا ہوں اظہار، آئی لو یو، محبت کرتا ہوں میں تم سے، شادی کرو گی مجھ سے؟ عالم نے سنجیدگی سے پوچھا تو زینت شش رہ گئی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو، زینت نے بوکھلاتے کہنا چاہا، لیکن عالم نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی تھی۔ زینت میں سیریس ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بولو شادی کرو گی مجھ سے؟ عالم نے اس کے قریب ہوتے گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ آپ بھائی نہیں، شاہ کہہ کے مخاطب کرو مجھے، بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ عالم نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے سخت لہجے میں کہا، تبھی ان کی ملازمہ وہاں آ گئی تھی۔ اسے دیکھتے زینت جھٹکے سے عالم سے دور ہوئی، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند اس کا دل سو کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، جبکہ عالم کی باتیں سن کر گھبراہٹ کے مارے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ زینت بی بی، بڑے سائیں ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہو نہ ہو چلو۔ زینت نے ڈری نظروں سے عالم کے بدلے تیور دیکھے اور جلدی سے حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ بھاگ لو، جتنا بھاگنا ہے نا تو میری دسترس میں ہی ہے جانا، عالم نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابتسام شاہ، شجاع شاہ دونوں بھائی تھے۔ شجاع شاہ بڑے تھے جبکہ ابتسام شاہ چھوٹے تھے، دونوں کی شادی خاندان میں ہوئی تھی۔ شجاع شاہ کی ایک ہی اولاد تھی، عالم شاہ، جبکہ ابتسام شاہ کے دو بیٹے تھے، بڑا شاہزم شاہ، چھوٹا شمون شاہ، جبکہ دو بیٹیاں تھیں، سلطانہ اور زینت جو سب سے چھوٹی تھی۔ کار ایکسیڈنٹ میں شجاع شاہ اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ سلطانہ عالم کی بچپن کی منگیتر تھی، عالم جو خوبصورتی کی مثال تھا، اسے فورس جوائن کرنے کا جنون تھا۔ اس کا جنون دیکھتے ابتسام نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ سلطانہ کو جب پتا چلا کہ وہ عالم کی بچپن کی منگ ہے تو اس کے دل میں عالم کے لیے محبت کے گلاب کھلنے لگے اور آنکھیں اس کے خواب بننے لگی تھی، جبکہ عالم زینت سے محبت کرتا تھا، جس کا اقرار بھی کر دیا تھا، لیکن یہ اقرار کیا رنگ لانے والا تھا یہ آنے والے وقت میں ہی بتانا تھا۔ حال جی فرمائیے، یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے آپ لوگ؟ اس وقت
लिविंग रूम में खामोशी तारी थी जब शाहजम शाह की आवाज़ इस खामोशी को चीरती हुई बुलंद हुई थी। शाहजम, हम आए तो किसी और मकसद के लिए थे, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। आज़म ने संजीदगी से कहा, ख़ास मकसद का क्या मतलब है? हम यहाँ अपने बेटे ज़रार के लिए ज़रनाब बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। मुझे पता नहीं था कि ज़रनाब तुम्हारी बेटी है। वाह भई वाह, क्या कहने आपके। आप लोग बिना तस्दीक किए मुँह उठा कर यहाँ आ गए। सुल्ताना बेगम ने तमस्खराना नज़रों से इनको देखते हुए कहा था। सुल्ताना, हम बात कर रहे हैं ना, खामोश रहो तुम। और जहाँ तक बात रही ज़रनाब की, तो इसकी शादी होने वाली है, इसलिए आप लोग जा सकते हैं। आप ज़बरदस्ती इसकी शादी नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं, लेकिन मैं ज़रनाब से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए बिना नहीं जाऊँगा। वो ये शादी नहीं करना चाहती, इसने खुद मुझे फ़ोन करके बताया था। आप इसे बुलाएं प्लीज़। ज़रार ने शाहजम शाह की बात सुनते हुए कहा, देखा भाई, वो बदतमीज़ लड़की इस लड़के से इश्क लड़ा रही है। अब यही कसर रह गई थी। मुझे तो लगता है वो इसके साथ गई है। अब ये ड्रामा कर रहे हैं, यहाँ आकर जाओ। भाई नहीं तो तुम्हारी महबूबा भाग गई है वो घर से। ख़त्म करो ये ड्रामा। सुल्ताना बेगम ने गुस्से से कहा था। बट क्या मतलब है ज़रनाब घर छोड़ कर चली गई? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कोई खबर ना हो। भाई ये लोग एक नंबर के ड्रामेबाज, और ये जो मासूम बनी बैठी है ना, सब किया धरा इसी का है। बदला लेने आई है हम सबसे, इसलिए ज़रनाब को बरगला कर भागने पर मजबूर किया और अब डोंग रचा रही है। सुल्ताना ने नफरत से ज़ीनत को देखते हुए कहा, बस कर दे आप। ज़ीनत चाची का कोई कसूर नहीं है, आप बार बार इन पर क्यों बोल रही हैं? हमें नहीं पता ज़रनाब कहाँ है। इस रात ज़रनाब ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। मेरे समझाने के बावजूद भी वो ज़िद पर अड़ी थी कि अगर मैं ना आया तो वो खुद को मार लेगी। मैं पूरी रात इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। मुझे लगा इसका इरादा बदल गया है, इसलिए मैं वापस चला गया ताकि मॉम डैड के साथ यहाँ आ सकूँ। इस समय चाची का क्या कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। ज़रनाब जो कब से बर्दाश्त कर रहा था, सुल्ताना की बात पर गुस्से से कहा, ज़रा मत रोको इन्हें, निकालने तो अपनी भड़ास बहन है वो मेरी। ज़ीनब बेगम ने रोते हुए सुल्ताना बेगम को देखते कहा, तो अब हैरान होने की बारी ज़रार की थी। ज़रनाब बस स्टॉप पर गई तो इस आ गए थे, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसके पास तो किराए के पैसे भी नहीं थे, ना ही फ़ोन था। काफ़ी सोच विचार के बाद इसे अपने पास बेंच पर बैठी औरत को मुखातिब किया, आंटी जी, मेरी बात सुने, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप मुझे प्लीज़ अपना फ़ोन दे सकती हैं? थोड़ी देर के लिए मुझे कॉल करनी है। क्या आंटी? किसको बोला है तुमने? मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? तुमसे 2-4 साल छोटी होंगी। बढ़िया ही आंटी कहने वाली। इस औरत ने ज़रनाब की बात को गुस्से से लाल पीले होते हुए कहा। तो ज़रनाब ने आंखें फाड़े सर पैर से देखा, जो उम्र में 35-36 की मोटी सी औरत थी और खुद को इससे भी छोटा कह रही थी। सॉरी बहना, छोटी बहना, असल में सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, खाली पेट हूँ, इसलिए 1 पीस डबल लग रहा है मुझे। ज़रनाब ने जबरन मुस्कुराते तंज़े अंदाज में कहा कि अब ज़रूरत पड़ने पर तो गधी को भी बाप बनाना पड़ता है। तो मुझे दोस्त कह सकती हो। अब इतनी खूबसूरत लड़की पर छोटी बहन टाइप गायब सा लगता है। इस औरत ने इतराते हुए कहा। तो ज़रनाब ने नज़रें घुमाई थी। इसका दिल कर रहा था कि दिल खोल कर कहकर लगाया, लेकिन जब्त कर की। ओके फ्रेंड, अब मुझे प्लीज़ फ़ोन दे दो, मेरा बैग चोरी हो गया है, मुझे अपने घर वालों को बताना है ताकि वो आकर मुझे यहाँ से ले जाएं। ज़रनाब ने गर्मी की शिद्दत से सुर्ख होते चेहरे से कहा। ओ सो सैड। ये लो। इस औरत ने फ़ोन दिया तो ज़रनाब ने ज़रार का नंबर डायल किया, जो बन जा रहा था। काफ़ी बार ट्राई करने के बाद इसने मैसेज सेंड करते मोबाइल से नंबर और मैसेज दोनों डिलीट कर दिए थे। ये ले आपका फ़ोन एंड थैंक्स आंटी जी। ज़रनाब ने फ़ोन इस आंटी को पकड़ाते हुए इसे दूर होते शाह से कहा और खिलाते हुए वहाँ से रफू चक्कर होगी, जबकि वो आंटी तिलमिला कर रह गई थी। आलम शाह के इज़हार मोहब्बत के बाद ज़ीनत से छुपती फिर रही थी। इसे डर था कि कहीं किसी को पता लग गया तो इसे आगे का वो सोच भी नहीं सकती थी। हवेली में आलम और सुल्ताना की शादी की बातें होने लगी थी, जो आलम तक जा पहुंची। ने शादी से इनकार करते ज़ीनत से पसंदीदगी का इज़हार किया तो सब के सरों पर हैरतों के बहार गिर पड़े थे। इसी दिन से सुल्ताना के दिल में ज़ीनत के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। सबने इसे बहुत समझाया, लेकिन आलम अपनी ज़िद पर रहा कि शादी करेगा तो ज़ीनत से, नहीं तो किसी से नहीं। अपना फैसला सुनाते वो पेशावर चला गया था अपनी ड्यूटी पर। इसकी ज़िद को देखते ख़ानदान के बड़ों ने फैसला किया कि जल्द से जल्द ज़ीनत की शादी कर दी जाए। इस मौके पर शाहजम शाह के दोस्त ने अपने भाई अरशद शाह के लिए ज़ीनत का रिश्ता मांगा था, जिस पर सोच विचार के बाद हाँ कर दी गई और यूँ आलम की गैर मौजूदगी में ज़ीनत को रुखसत कर दिया गया। आलम शाह जब वापस आया तो क़यामत इसकी मंतज़र थी। जब इसे ज़ीनत की शादी का इल्म हुआ तो इसने वो तूफ़ान बर्पा किया कि अल्लाह मान। इसका जुनून देखते सब परेशान थे, लेकिन सबको लगता था कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा। इसलिए इब्तिसाम शाह ने इसे ब्लैकमेल करके इसका और सुल्ताना का निकाह करवा दिया। लेकिन ये सब सबकी खामख्याली थी कि आलम ज़ीनत को भूल जाएगा। इसने सुल्ताना से शादी तो कर ली, लेकिन कभी इसकी मोहब्बत नहीं दे पाया। सुल्ताना की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो ज़ीनत की मोहब्बत अपने दिल से ना निकाल पाया। दूसरी तरफ ज़ीनत को अल्लाह ने बेटी जैसी रहमत से नवाजा था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। वक्त गुजरता गया, लेकिन आलम शाह वहीं रुका रहा जहाँ ज़ीनत इससे दूर कर दी गई थी। सुल्ताना को देखकर सब घर वालों को अपने फैसले पर पछतावा हुआ था कि अगर वो सुल्ताना की शादी ज़बरदस्ती आलम से ना करवाते तो आज वो अपने घर में खुश और खुर्रम में ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन अब सवाए पछतावे के कुछ नहीं हो सकता था। और इस पछतावे पर कारी ज़रब तब लगी जब आलम की शहादत की खबर हवेली पहुंची। इसकी लहू में डूबी
मैयत को देखकर इब्तिसाम शाह अपने फैसले पर रोए थे। इन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि वो अपने भाई की अमानत के साथ नाइंसाफ़ी कर चुके हैं, इसलिए वो सबसे मुंह मोड़े। ज़ीनत की मोहब्बत की हसरत अपने सीने में दबाए जा चुका था। वो वहीं दूसरी तरफ हवेली आते ही अरशद और ज़ीनत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इनकी बेटी और अरशद की मौत हो गई थी। हवेली में क़यामत बरपा था। इब्तिसाम शाह दोनों बेटियों के एक साथ विवाह होने के गम में डाल थे। ज़रूरी नहीं गलती हमेशा छोटों से ही हो, बाज़ औक़ात बड़ों के फ़ैसले भी गलत होते हैं, जिनका एहसास इन्हें तब होता है जब वक़्त इनके हाथ से निकल जाता है। तब सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं रहता। वो दोनों शहर पहुंच चुके थे। मामा तो आते ही थकन से चूर बिस्तर पर ढह सी गई थी। मुकर्रम इसके अंदाज पर हंसते फ्रेश होने चला गया था। फ्रेश होकर वापस आया तब तक मामा सो चुकी थी। स्वीट ड्रीम मेरी जान। मुकर्रम ने इसके पास जगह बनाकर लेटते इसका सर अपने बाजू पर मुंतकिल किया। इसको सार में लेकर कान में सरगोशी करते सुकून से आंखें मूंद ली थी, जबकि इसकी सरगोशी पर नींद में होते हुए भी मामा के लबों पर तबस्सुम बिखर गया था। मुकर्रम सुबह इसके उठते ही चला गया था। वो अपने दोस्त डीएसपी ज़ीशान के पास आया था कि इसे ज़रनाब की गुमशुदगी की मुतल्लिक़ सूरत हाल से आगाह कर सके। बातों बातों में कब वक्त गुज़रा से पता एहसास ही ना हुआ। जब बादलों की गरज चमक की आवाज़ सुनी तो इसे मामा का ख्याल आया। वो परेशान सा घर के लिए रवाना हुआ था। घर आते पोर्च में गाड़ी रोकते वो भागने से अंदाज में अंदर दाखिल हुआ था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। कमरे के बाहर रुकते इसने हैंडल लॉक घुमाया, जिसे क्लिक की आवाज़ देते दरवाज़ा खुल गया था। अंदर जाते इसकी नज़र जो ही बेड पर पड़ी, वो हैरान रह गया था। ये अभी तक सो रही है, कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं इसकी? मुकर्रम ने सरगोशी से अंदाज में खुद से सवाल करते हुए कहा और उसकी जानिब बढ़ा था। या अल्लाह बचा लें मुझे, मैं किसी जिन के हाथों से मरना नहीं चाहती, प्लीज़ बचा लें। मामा ने कदमों की आहट सुनते कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। खौफ से इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मुकर्रम ने जैसे इसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाया, मामा जोरदार चीख मारते बेड से उठी। खुद को बचाने के चक्कर में धड़ाम से नीचे जा गिरी। इसके उछलने पर मुकर्रम भी गिरते गिरते बचा था। या वहशत, लड़की भूत देख लिया गया। मुकर्रम इसकी चीख सुनकर बौखला गया था। बचाओ अम्मी, ये भूत मुझे मार देगा। मामा नीचे गिरी, आंखें बंद किए चला रही थी। मुकर्रम ने एक जस्त में इस तक पहुंचते इसके होंठों पर हाथ रखते इसकी आवाज़ बंद की थी। होश में आओ मामा, ये मैं हूँ मुकर्रम शाह, कोई भूत नहीं है। मुकर्रम ने इसके भूत भूत चीखने पर खौफ किसे कहते मोबाइल की टॉर्च सामने की, जिसकी रोशनी में इन दोनों के चेहरे वाज़ेह हुए थे। मामा ने आंखें फाड़ी इसे देखा और जैसे ही आवाज़ बहाल हुए, झटके से इसके सीने से लगते रोने लगी। मुकर्रम इस गैर मुतवक्का हरकत पर साकित रह गया था। मामा की नाजुक हाथ इसके कमर के गिर्द लिपटे हुए थे, जबकि वो इसके सीने में लगी रो रही थी। मुकर्रम ने इसकी हिचकियाँ सुनकर खुद को मलामत करते नरमी से इसकी पुश्त से लाई थी। इसके नरम गर्म वजूद को अपने सीने से लगे देखा एक सुकून सा इसकी रगों पे में दौड़ गया था। आप मुझे तनहा छोड़कर चले गए थे। यूँ जानते हैं मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। अगर आप ना आते तो मैंने फ़ौत हो जाना था। मामा ने हिचकियाँ से रोते हुए कहा। इसकी बात सुनकर मुकर्रम का दिल डूब गया था। फजूल बातें मत करो मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आखिरी सांस तक साए की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। कोई तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। मुकर्रम ने मोहब्बत से इसके बिखरे बाल सवारते इसकी पेशानी पर बोसा देते कहा था। मामा का दिल बेचैन हुआ था। इस मोहब्बत से गूंदे शख्स का हर अंदाज लाजवाब था। हर बार वो इसे चौंका देता था। अब इसका लम्स पाकर एक सुकून सा इसकी रूह में सराहियत कर गया था। मामा जब सब फरामोश करते आंखें बंद किए इसकी धड़कनों को महसूस करते मुस्कुरा दी थी। हवेली से लौटते ही ज़रार ने जैसे मोबाइल ऑन किया, धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आने लगी और शीट मैसेज पढ़ते ही वो गाड़ी की चाबी उठाए बाहर भागा था। ज़रनाब के बताए हुए मुकाम पर पहुंचते ही ज़रार ने नज़र घुमाई से ढूंढा, जो थोड़ी देर दूर एक बेंच पर बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। ज़रार ने इसे पुकारा तो ज़रनाब ने नज़र उठाते सामने देखा। ज़रार को देखते ही ज़रनाब खिल उठी थी। इतना इंतज़ार करवाया है तुमने डफर इंसान, अब जल्दी से मुझे कुछ खिला दो, भूख से मेरी आंतें में तब बाहर आने को है। इसकी पेशानी पर बल डाले खुद को घूरते देख कर ज़रनाब ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम पागल हो गया? अकल नाम की चीज़ है तुम्हारे पास? यहाँ घास चढ़ने गई है? ज़रा ने गुस्से से इसको बाजू से पकड़ खड़ा करते दाड़ते हुए पूछा, लेकिन इसकी बात सुनने से पहले ज़रनाब इसकी बाहों में झूल गई थी। ज़रनाब आंखें खोलो जरी। इसको बेहोश देखकर ज़रार के होश उड़े थे। टाइम ज़ाय किए बिना इसे बाहों में उठाए गाड़ी में डाले अस्पताल की तरफ लिए रवाना हुआ था। या मेरे खुदा मामा, ये क्या है? दूसरे दिन मुकर्रम देर से बेदार हुए फ्रेश होकर जैसे ही नीचे आया, सामने का मंजर देखकर दारा था। इसकी आवाज़ सुनकर मामा का वजूद साकित हुआ था। आप झटके से मुड़ते इसने मुकर्रम को देखा, जो सीने पर हाथ बांधे से घूर रहा था। ये क्या कर रही है तुम? मुकर्रम ने इसके आटे से भरे हाथ और चेहरे से नजरें हटाए किचन को देखा, जो इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। इसकी और किचन की हालत देखकर मुकर्रम का सर चकरा गया था। वो मैं हम दोनों के लिए नाश्ता बना रही थी। मामा ने आंखें टपटपाते मासूमियत से कहा। मुकर्रम नफ़ी में सर हिलाते इसकी तरफ बढ़ा था। छोड़ो इसे, इधर आओ। तो मुकर्रम ने इसको पकड़ कर कुर्सी पर बिठाते खुद इसके सामने
नशीस्त संभाली थी। किचन को देखते एक गहरा सांस लिया, भर कर इमामा की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो होंठ चबाते इसे देख रही थी। मुकर्रम के देखने पर चटपटाते नजर झुका गई थी। इसकी इस अदा पर मुकर्रम को टूट कर प्यार आया था। जिनसाई, खुद को तकाने की क्या जरूरत है? अगर भूख लग रही थी तो मुझे जगा दिया होता। इसके चेहरे पर लगे आटे को नरमी से साफ करते कहा तो इसके लम्ब पर इमामा की पलकें लरसने लगी थी। आप सो रहे थे इसलिए नहीं जगाया। मुझे खाना बनाना आता है, मामा ने इतनी धीमी आवाज़ में कहा कि अगर मुकर्रम इसके पास ना होता तो शायद सुन ना पाता। मगर मुकर्रम के हाथ इसकी गाल पर हरकत करते सला रहे थे। मामा का दिल इसकी लम्स पर 120 की स्पीड से धड़क रहा था। वो तो नज़र आ रहा है मुझे। मुकर्रम ने एक नज़र किचन को देखकर हंसते हुए कहा तो किचन की हालत देखकर शर्मिंदगी से मामा का चेहरा लाल हो गया था। सॉरी, मैंने सब खराब कर दिया, मामा ने गमज़दा लहजे में कहा। तो मुकर्रम ने थोड़ी सी पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया था। मेरी तरफ देखो मामा, मेरी तरफ देखो। मुकर्रम की संजीदा आवाज़ सुनकर मामा ने लरजती पलकें उठाई थी। इतनी छोटी सी बात को लेकर कौन रोता है? आज के बाद ऐसी फजूल बातों पर मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। इसकी सुर्ख आंखों को देखते मुकर्रम ने गंभीर लहजे में कहते इसकी पलकों पर अटके आंसू पर नरमी से होंठ रखे थे। मामा का दिल वो जगह हलक में आया था जिसम का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। लरजते हाथों की मिट्टी बनाए इसने चेहरे का सहारा लिया था। मुझे भूख लगी है, लरजती आवाज़ में कहते वो इसके सीने पर हाथ रखे दूर हुई तो इसकी हरकत को मुकर्रम ने नागवारी से देखा, जबकि वो अपने दिल को संभाल रही थी जो इसके लम्स पर पागल हो रहा था। इससे पहले मुकर्रम गुस्से में से हट करता नजर इसके चेहरे पर पड़ी तो लहू झलकाती चेहरे को देखकर गहरा सांस भर कर रह गया। वो इसकी इतनी सी गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मुकर्रम को टूटकर इस नाजुक सी लड़की पर प्यार आया था। तुम रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। इसे कमरे में बेच के मुकर्रम किचन की तरफ चला गया था। तुम बचपन से ऐसी हुई या कोई चोट वोट लगी है? वो दोनों अस्पताल से वापस घर आ रहे थे जब ज़रार ने संजीदगी से पूछा, क्या मतलब? जरनाब, जो अपने हाथ पर ड्रिप के निशान को सला रही थी, चौंकते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मेरा कहने का मतलब है बचपन से बेवकूफ़ हो या किसी चोट का असर है? ज़रार ने सीरियस मूड में पूछा तो जरनाब ने लाल होती मुँह सिकुड़ते से घूरा था। तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा है? जी बिल्कुल, मैं तो बेवकूफ़ के अलावा और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन चलो खैर है। ज़रार ने इसका लाल होता चेहरा देखकर हंसी दबाते कहा था, ज़रार बात मत करना मुझसे। तुम्हारे लिए मैंने इतनी मुश्किल का सामना किया और तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं है। जरनाब ने नाराज़गी से मुँह मोड़ते हुए कहा था। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती जरनाब? मैंने मना किया था ना तुम्हें। ज़रार ने इसका मुँह फूला हुआ मुँह देखकर नरमी से कहा था, नहीं रखूँगी अपना ख्याल, बिल्कुल नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना, तुम्हें रखना पड़ेगा, समझे? जरनाब ने रोते हुए धौं से बड़े लहजे में कहा। तो ज़रार को इससे ज़िद्दी लड़की पर प्यार आया था जो उसके दिल की मलिका थी। अच्छा रो तो मत, ठीक है, मैं वादा करता हूँ सारी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी इस जरी का ख्याल रखना होगा। अगर मेरी ज़िंदगी को ज़रा सी भी तकलीफ दी या रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़रार ने इसकी आंखों में देखते हुए इसी के अंदाज में कहा। तो जरनाब के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तो ज़राब, ये धूप छाँव का मंजर देखकर महफूज सा रह गया था। ज़रार बेटा, कहाँ से आ रहे हो तुम और ये लड़की कौन है? ज़रार इसे लेकर घर में दाखिल हुआ तो नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ जाती रुमैसा बेगम की नज़र दोनों पर पड़ी। इसके साथ जरनाब को देखकर उन्होंने सवाली नज़र से पूछा था, मोम ये जरनाब है, जरनाब शमून शाह। क्या जरनाब, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? अभी के अभी इसे के घर वालों को बुलाओ और इसे चलता करो। पहले ही तुम्हारी वजह से जीनत अस्पताल पहुँच गई और हम सबको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। कुछ एहसास है तुम्हें? मैं कह रही हूँ ना ज़रार, मैं मज़ीद घर में कोई बदमज़गी नहीं चाहती, इसलिए बेहतर है कि तुम इसे इसके घर पहुँचा दो। रुमैसा बेगम ने जरनाब को घूरते हुए सख्ती से कहा। तो इनके रूठ लहजे पर जरनाब की आंखों में नमी फैली थी। इनकी बातों पर उलझते इसे ज़रार को देखा था। मुँह में थक गया हूँ और जरनाब भी बहुत थक गई है, बाद में आराम से बात करते हैं। चलो ज़री, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ, रेस्ट कर लो तुम भी। ज़रार ने रुमैसा बेगम को जवाब देते जरनाब से कहा था। ज़रार, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हारे डैड को पता चला तो अच्छा नहीं होगा, रुमैसा बेगम ने तंबिया लहजे में कहा। लेकिन ज़रार इनकी बात को इग्नोर किए जरनाब का हाथ पकड़े सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। रुमैसा बेगम गुस्से से कर रह गई थी। शाह, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या नाराज़ हैं मुझसे? मुकर्रम स्टडी रूम में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंकते अपना गुस्सा जब्त करने की ताकतों में लगा हुआ था, जिसकी वजह से इसके दिमाग और गर्दन की रगें फूली हुई थी। मामा की बातें इसके दिमाग में गर्दिश करते इसके इश्तियाल को बढ़ा रही थी। जिसने मुकर्रम के करीब आने पर यह कहा था कि वो इसकी आपी की अमानत है, और यही बातें से इसके गुस्से की वजह बनी थी, और अभी तक वो गुस्से में था। वो नहीं चाहता था कि गुस्से में वो इसको हर्ट कर दे, इसलिए खुद को स्टडी रूम में बंद कर रखा था। लेकिन वो ज़िद्दी लड़की यहाँ भी इसका ज़ब्त आज़माने आ गई थी। इसकी आवाज़ सुनते ही मुकर्रम ने बची हुई सिगरेट एशट्रे में मसलते इसकी तरफ देखा, जो अपने लबों को कुचलते मासूम चेहरा बनाए बेचार किसी से देख रही थी। एक पल का मुकर्रम को इस पर तरस आया था। दिल इसको सीने से लगाने का तड़प रहा था, लेकिन मुकर्रम ने सख्ती से दिल को डपटा था। मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा? जाओ जाकर सो जाओ। मुकर्रम ने इसकी नींद के बायस सुर्ख हो रही आंखें देकर
نے आज़ बनते इस्पार लहजे में कहा था, मुझे नींद नहीं आ रही, आपके पास होना है। इमामा ने इसके सर्द बेतासुर लहजे पर रोंदी आवाज़ में कहा और बड़े हक से सोफे पर इसके पास जगह बनाते इसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद की थी। मुकर्रम इसकी हरकत पर शिष्ट रह गया था। सॉरी, मैंने बहुत गलत बोल दिया आपको, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। सॉरी, इमामा ने इसके गिर्द हिसार बांधते धीमे लहजे में कहा था। इमामा कमरे में जाओ, परेशान मत करो। मुकर्रम ने अपनी पुश्त पर इसकी कपगाती उंगलियों का लम्स महसूस करते भारी लहजे में कहा, दिल क्या, इसको खुद मैं बीच ले नहीं जाऊंगी, यहीं आपके साथ रहूंगी। मामा ने हट दरमी से कहते सख्ती से इसकी शर्ट को मुठियों में बेचा, इससे डर से कहीं वो खुद से दूर ही न चटक दे। इमामा मुकर्रम ने तंबिया करते लहजे में पुकारा था, शाह मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। इसके जवाब में इमामा ने सुर्ख आंखों से बोझल आंखों से इसे देखते मासूमियत से कहा और वहीं मुकर्रम हार गया था अपने दिल से। इसकी आंखों पर होंठ रखते से खुद में बेचा था। इमामा का सर इसके सीने के मुकाम पर था, जबकि मुकर्रम के हाथ इसके बाल से हिला रहे थे, जिससे सुकून की लहर इमामा के वजूद में दौड़ गई थी। यू आर माई सोलमेट। इस नाजुक सी परी पेकर की भारी सांसों की तपिश अपने सीने पर महसूस करते मुकर्रम ने मुस्कुराते हुए सरगोशाना अंदाज में कहते इसके बालों पर होंठ रखते आंखें बंद कर ली थी। जरनाब रेडी हो, तुम क्यों कहीं जाना है? जरनाब ने इसे देखते हुए पूछा था। माना कि हमारा निकाह इन हालात में नहीं हो रहा, लेकिन अब तो मेरी जिम्मेदारी हो, अच्छे से जानता हूँ ऐसे लम्हात पर लड़कियों के निकाह दिल में कितने अरमान होते हैं, कितने ख्वाब चढ़े होते हैं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। ज़रार ने मोहब्बत से कहा था। ओके, तुम जाओ, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। ज़री, मैं क्या कह रहा था कि तुम ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही हो, ज़रार ने धीमे लहजे आवाज़ में कहा था। जरनाब ने कंधे उचका दिए थे। तुम लड़कियों के 5 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं, इसलिए चादर लो जल्दी और चलो। ज़रार ने इसके कंधे उचकाने पर हंसते हुए कहा तो जरनाब तीखी नज़र से घूरते हुए कबर्ड की तरफ चली गई थी। इन दोनों का निकाह होने वाला था। दूसरी तरफ मुकर्रम मामा को शॉपिंग के लिए लेकर आया था, इसी शॉपिंग मॉल में जहां ज़रार और जरनाब आए हुए थे। मामा जिस चीज़ पर हाथ रखती मुकर्रम वो पैक करवाता जा रहा था। एक रेड कलर की इंतहाई खूबसूरत फ्रॉक पर मुकर्रम की नज़र शहर से गई थी, जिस पर इंतहाई नफासत से सितारों का काम किया गया था। इसको देखते मुकर्रम की नज़रों में मामा का सरापा लहराया था। एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, वो रेड कलर की फ्रॉक भी पैक करते। मुकर्रम ने मामा की नज़रों से बचते काउंटर पर खड़ी लड़की से कहा जो कब से इसे घूर रही थी। मुकर्रम की सिस्टर कहने पर वो लड़की चटपटाते शर्मिंदा से ड्रेस पैक करने लगी। शाम में थक गई हूँ, भूख भी लगी है, घर चलें। इमाम की नज़रों से इस लड़की का मुकर्रम को ताड़ना छुपा नहीं था। मुकर्रम को इस बात से बात करते उसका दिल किया कि इस लड़की की आंखों में मिर्ची डाल दे। वो सुन नहीं पाई थी कि मुकर्रम ने इसे क्या कहा है, लेकिन इसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मुकर्रम के पास आते इसके बाजुओं के गिर्द हाथ डालते इंतहाई मोहब्बत से आंखें पटपटाते हुए कहा तो मुकर्रम ने इसके अंदाज पर चौंका, लेकिन जैसे इसकी तीखी निगाहों का मरकज़ काउंटर पर खड़ी लड़की को देखा तो सारा मामला समझते इसके नाभि लबों पर खुशगवार मुस्कुराहट रक्सा हुई थी। ओके थैंक्स सिस्टर, चले चंद जिनशा। मुकर्रम ने इसके अंदाज पर दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए कहा। शॉपिंग बैग उठाए इसका हाथ पकड़े बाहर चला गया। शाह, हम यहाँ की ओर रखे हैं। इसे मॉल के सामने वाले रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकते देख के मामा ने सवाली नज़र से पूछा था, तुम्हारी भूख का इंतजाम करना है ना, चलो बाहर आओ। मुकर्रम ने इसकी तरफ दरवाज़ा खोलते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, जिसे एक पल देखने के बाद मामा ने हिचकिचाते हुए थाम लिया था। इसके बाद बाहर आते ही मुकर्रम ने गाड़ी लोके और होटल के अंदर चल पड़े थे। कभी कभी मोहब्बत हुई है? मुकर्रम के सवाल पर मामा ने खाने से हाथ खींचे से देखा। मोहब्बत के नाम पर चंद से ज़रार का अक्स इसकी आंखों के सामने लहराया था। हाँ, मामा ने खोए हुए अंदाज में जवाब दिया। तो इसका जवाब सुनकर मुकर्रम का दिल बरकर रफ्तारी से धड़का था। किससे? फिर से सवाल किया तो मामा ने चौंकते हुए इसे देखा जो इसे ही देख रहा था। मामा सर झटकते खाने की तरफ मतवज्जा हो गई थी। मामा, मैंने पूछा किससे मोहब्बत हुई है? मुकर्रम ने इसे खामोश देखकर भारी लहजे में पूछा था। किसी से नहीं, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, कबकबाते लहजे में कहते इसने पानी का गिलास होंठों से लगाया था। मुझसे भी नहीं। मुकर्रम के सवाल पर मामा ने चटपटाते इसे देखा, जिसकी आंखों में सुर्ख डोरे नुमाया हो रहे थे। आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? मामा ने इसकी आंखों को देखते बात बदलनी चाहिए, लेकिन सामने भी मुकर्रम था। बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है वो बताओ। मुझसे करती हो मोहब्बत? मुकर्रम ने इसका हाथ पकड़ते पूछा तो मामा ने बेबसी से देखा था। नहीं। और फिर आंखें बंद करते इसने कह दिया, जिससे सुनकर इसकी हाथ पर मुकर्रम की गिरफ्त इतनी सख्त हुई कि इमामा को अपने हाथ की हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई थी। होंठ बीच का दर्द बर्दाश्त करते इसने नर्म आंखों से मुकर्रम को देखा था। नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत, ये शादी सिर्फ अम्मी अबू की रजामंदी से हुई है। जैसे जरनाब आप मिलेंगी मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊंगी। इमामा ने इसकी सुर्ख आंखों में देख कर कहा। इसका हाथ झटकते हुए बाहर निकल गई। मुझसे आज़ादी चाहिए, कब्र तक नहीं मिलेगी। मुकर्रम ने तैश में आते टेबल पर उठाकर दूर
پھینکا غصہ دیکھ کر مینیجر اور ہوٹل کا عملہ ڈر گیا تھا۔ تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے، خود سے محبت کروانے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ مکرم نے اپنے ہاتھ کو دیکھتے مٹھی بند کرتے ہوئے اتنی زور سے پیشا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں اوپر آئی تھی۔ بری آنکھوں میں وحشت چھائی ہوئی تھی، ایسی وحشت ایسا جنون کہ سب تہس کرتے۔ امامہ جو روتے ہوئے باہر آئی تھی، اچانک اس کی نظر سڑک کے پار پڑی۔ زرناب کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ زرناب آپی رکیے۔ زرناب کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر وہ چلاتے اس کی طرف بھاگی تھی۔ امامہ رکو بیوقوف لڑکی۔ مکرم اسے سڑک پر بھاگتے دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زری آپی وہ سڑک کے بیچ تھی، تبھی ایک گاڑی امامہ کو ہٹ کرتے گزر گئی۔ اس کی چیخ سن کر مکرم کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ امامہ چلاتے دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا تھا۔ امام کا خون میں لت پت وجود دیکھ کر مکرم کے جسم میں جان نہ رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم ان کے گرد اکٹھا ہونے لگا۔ مکرم آپی وہ آپی۔ امامہ نے بند ہوتی آنکھوں سے مکرم کو دیکھتے لڑکھڑاتے کہا۔ اس کے سر سے بل بل خون نکل رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مکرم نے لہو رنگ آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زرناب گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ زرناب میں جان لے لوں گا تمہاری، اگر میری امامہ کو کچھ ہوا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، مکرم نے سرد لہجے میں گراتے ہوئے کہا اور امامہ کے لہو لہان وجود کو اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ امامہ کو اسپتال میں ایڈمٹ کر لیا تھا۔ اس وقت ایمرجنسی میں اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، جبکہ مکرم اضطرابی کیفیت میں باہر ٹہل رہا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک ہے نا؟ دل میں آتے برے خیالات کو جھٹکتے مکرم نے بے صبری سے پوچھا۔ شی از فائن مسٹر شاہ، اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، ہم نے آپریٹ کر دیا ہے لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ دعا کریں۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر کی بات سنتے مکرم نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر انہیں ہوش نہ آیا تو کوما میں جا سکتی ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی یادداشت چلی جائے۔ بٹ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یادداشت سے چلے جانا یہ صرف ڈراموں میں ہوتا ہے۔ مکرم نے ڈاکٹر کی بات سن کر چڑ کر کہا۔ مسٹر شاہ، یہ کوئی ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے۔ ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں جن میں دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے انسان کو فالج ہو سکتا ہے یا پھر یادداشت بھی جا سکتی ہے۔ ابھی میں نے صرف شک کی بنیاد پر آپ سے ایسا کہا ہے، ان کی مینٹل کنڈیشن کا ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، ڈاکٹر نے اس کے انداز پر سخت لہجے میں کہا اور چلی گئی، جبکہ مکرم غصے سے سر جھٹکتے کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ امامہ کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد تسلی بخش جواب دیا تو مکرم اسے گھر لے آیا تھا۔ اپنے روم میں آتے ہی مکرم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور آرام کرنے کا کہتے باہر چلا گیا۔ ہیلو بان، میں نے جس کے لیے کہا تھا وہ ہوا کہ نہیں؟ جی سائیں، ہو گیا ہے، میں جنت کو لے کر آ رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر تک پہنچ جاؤں گا۔ سنو، حویلی میں کسی کو بتایا تو نہیں؟ نہیں سائیں، میں نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ ٹھیک ہے، اسے لے کر جلدی سے پہنچو، تمہارے لیے ایک اور کام ہے، مکرم نے سنجیدگی سے کہتے دوسری طرف کا جواب سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ امامہ بچوں جیسی ضد مت کرو، منہ کھولو۔ نہ نہیں، مجھے پسند نہیں ہے۔ مکرم اسے سوپ پلا رہا تھا جو کہ امامہ کو بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے وہ بار بار منع کر کے منہ کے عجیب و غریب زاویے بنا رہی تھی، لیکن سامنے بھی مکرم شاہ تھا جو ٹلنے والا نہیں تھا۔ اس لیے تو اتنی ویک ہو، ہوا کے علاوہ کچھ کھاؤ گی تو صحت بنے گی نا؟ اس کے انکار کرنے کے باوجود وہ اسے ڈبتر سوپ پلا رہا تھا۔ اب بس کر دے پلیز، میرا پیٹ بھر گیا ہے، امامہ نے منہ پھلائے روٹھے پن سے کہا تھا۔ مکرم اس کے پھولے گالوں کو دیکھ کر ہنسی دبا گیا تھا۔ اوکے، رکھ دیا، بس باؤل کو واپس ٹرے میں رکھتے مکرم اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہو نا تم؟ پین تو نہیں ہو رہا نا؟ پیشانی پر بندھی پٹی کو چھوتے گمبھیر لہجے میں پوچھا گیا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ تم کیوں بھاگی تھی وہاں سے؟ مکرم نے اس کا گال سہلاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ شاہ، وہ زرناب آپی وہ یہاں تھی اسی شہر میں نے خود دیکھا ایک لڑکے کے ساتھ۔ جن شاہ، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کسے دیکھا، میں نے پوچھا تم وہاں سے کیوں بھاگی تھی؟ مکرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد انداز میں پوچھا تو امامہ کے وجود میں سرسراہٹ دوڑی تھی۔ میں وہ شاہ جب اس سے کوئی بات نہ بن پڑی تو بے بسی سے رو دی۔ امامہ شاہ نے اس کے آنسو چنتے تنبیہ لہجے میں پکارا۔ اس کے آنسو سب سے بڑا ہتھیار تھے جو مکرم کے غصے کو شکست دے دیتے تھے۔ چپ، رونا بند کرو، آپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ امامہ کی شکایت میں مکرم نے اسے گھورا جس کی ناک اور آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، تمہیں صرف پوچھا تھا، میرا سوال کرنا ڈانٹنے کے مترادف کیسے ہو گیا جانا؟ رونا بند کرو ورنہ سچ میں غصہ آ جائے گا۔ مکرم نے اس کے قریب جگہ بناتے اسے اپنے سینے سے لگاتے دھمکی دیتے کہا تو فوراً امامہ نے آنسو صاف کیے تھے اور اس کے سینے پر سر رکھتے اس کا ہاتھ اپنے بالوں پر رکھا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اس کے بال سہلائے۔ جن سائیں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ اس کے بعد تمہیں جواب دینا پڑے گا اس سب کا جو تم نے کیا ہے، تم نے کہا ہے۔ اتنی آسانی سے تمہاری جان خلاصی نہیں ہوگی، سن رہی ہو نا؟ وہ جو آنکھیں بند کیے اس کی انگلیوں کا لمس اپنے بالوں میں سرسراتے محسوس کر رہی تھی۔ مکرم کی سرگوشی اور ہونٹوں کی تپش اپنے گال پر محسوس کرتے سٹپٹاتے سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ مکرم نے اسے اس کی بند پلکوں پر بوسہ دیتے ایک بار پھر گال پر ہونٹ رکھتے شدت سے بوسہ دیا کہ اس کی بیئرڈ کی چبھن سے امامہ کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی سزا ہے لیکن حساب ابھی باقی ہے۔
जरनाब का निकाह हो गया था, लेकिन रुखसती अभी तक नहीं हुई थी जब तक शमून और शाज़म शाह मान नहीं चाहते। ज़रार, क्या आप फ्री हैं? इसके दरवाजे से झांकते जरनाब ने पूछा। ज़रार, जो अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट की फाइल बना रहा था, मुस्कुराते हुए से जवाब दिया था, जी जनाब, आ जाएं, अब तो तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, धड़ल्ले से आ सकती हो। ज़रार ने पुरशौक नज़रों से देखते हुए कहा था। ज़रार, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ ज़री, सब ठीक है ना? जरनाब के सीरियस चेहरे को देखकर ज़रार को भी संजीदा होना पड़ा था। कुछ भी नहीं ठीक ज़रार, मुझे मामा को ढूंढना है, इसे मुकर्रम से बचाकर इसका असली चेहरा दिखाना है। तो अब क्या करना है? मैं चाहती हूँ आप इसकी तलाश में मेरी मदद करें। मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ ज़री, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी मामा को ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। ज़रार ने इसको तसल्ली देते हुए कहा। तो ज़रार ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया जब दरवाज़ा नोक करते मुलाजिम अंदर आया था। सर नीचे गई, मुकर्रम शाह जरनाब बीबी से मिलने आए हैं। बेगम साहब आपको नीचे बुला रही हैं। मुलाजिम के कहने पर जरनाब की आंखें फटी की फटी रह गई। मुकर्रम यहाँ आया है? हैरत तो बेयकीनी से कहते इसने ज़रार को देखा, जो खुद भी हैरान रह गया था। चलो चल कर देखते हैं मुकर्रम शाह को भी, ऐसी कौन सी तोप चीज़ है? ज़रार ने उठते हुए कहा। तो जरनाब भी इसके साथ तबाही चल गई थी। इन दोनों को सीढ़ियों से उतरते देख मुकर्रम इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराया था। बड़ी ही दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी। ज़ीनत बेगम तो बस इसे देखते जा रही थी, इनका दिल ताकि भर ही नहीं रहा था। वो बिल्कुल शाज़म शाह की कॉपी था, वही आंखें, वही रौबदार शख्सियत, जिसके आते ही पूरा माहौल पर छा जाता था। क्यों आए हो यहाँ? ज़रार ने इसके दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पर ज़ब्त करते संजीदगी से पूछा। तो मुकर्रम ने एक आबरू उचकाते हुए इसे देखा था। ना सलाम ना दुआ, आते ही सवाल शुरू। लगता है आप लोगों की तरफ मेहमानों को ऐसे ही डील किया जाता है, मुकर्रम ने तनज़ीह अंदाज में कहा था। हमारी तरफ मेहमान नवाजी करते हैं मेहमानों की, रकीब को ऐसे ही डील किया जाता है, ज़रार ने चुभते लहजे में कहा। तो मुकर्रम ने समझते सर हिलाया था। तो ठीक है, फिर मुद्दे पर आते हैं। मैं जरनाब शमून शाह को लेने आया हूँ। मुकर्रम के कहने पर जरनाब की आंखें फटी थी। जरनाब कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब ये जरनाब शमून शाह नहीं बल्कि जरनाब ज़रार खान है। ज़रार ने इसी अंदाज में कहा। तो मुकर्रम की आंखों से चिंगारियाँ फूटने लगी थी। होंठ खींचते इसने कांटदार नज़रों से जरनाब को देखा था। ठीक है, मुझे लगा ये अपनी बहन से मिलना चाहेगी, लेकिन अब मैं जाऊँगी। मुकर्रम की बात पूरी भी नहीं हुई थी जब जरनाब ने कहा। तो ज़रार ने हैरत से इसे देखा था। मैं जाऊँगी आपके साथ। जरनाब, ज़रार ने तंबिया लहजे में से पुकारा, जबकि मुकर्रम ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए इसे देखा था। इसकी जला कर रख देने वाली मुस्कुराहट पर ज़रार ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भेजी थी। मैं बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, 5 मिनट में बाहर आ जाओ। इससे 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए। मुकर्रम ने उठते भारी लहजे में कहा और वहाँ से बाहर निकल गया। ये क्या पागलपन है ज़री, तुम कहीं नहीं जा रही, मुझे इस मशकूक इंसान पर यकीन नहीं है। ज़रार, आप समझ नहीं रहे, अगर मैं ना गई तो मामा को कैसे रिहाई दिलवाऊंगी। लेकिन ज़रार, अभी मेरे पास वक्त नहीं है आपको समझाने का, मैं वापस वहाँ जाकर आपसे बात करूँगी, ओके? जरनाब ने घड़ी पर टाइम देखते कहा, जल्दी से बाहर निकल के जानती थी अगर 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो साइकिल इंसान चला जाता, और जरनाब ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। आप आ गए, वो मैं इससे पहले मायमा ने अटकते हुए कहना चाहा, जब मुकर्रम की पूछते से जरनाब को देखते साकित रह गई थी। इसको देखते जरनाब की आंखों में आंसू चमके थे। आप ही मामा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ख्वाब की सी कैफियत में कहते जरनाब के पास गई थी। आप सच में मेरे सामने हैं? अल्लाह तेरा शुक्र है। मामा तशकुराना अंदाज में भी के लहजे में कहते इसके गले लगी थी। कहाँ चली गई थी आप? ऐसे परेशान करते हैं अपनों को, शिकवा करना लहजे में कहते इसने नाराज़गी से जरनाब को देखा था। I'm सॉरी, मुझसे गलती होगी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा, जरनाब ने अपने आंसू पूछते हुए कहा था। मुकर्रम ने इसे रास्ते में ही मना कर दिया था कि वो इसे अपने निकाह का नहीं बताएगी। सब पहले जैसा मामा ने रटक कर इसके अल्फाज दोहराए। मुकर्रम को देखा था, मतलब मैं इनसे दूर हो जाऊंगी, मुझे तो आदत होगी इनके बिना सुकून नहीं आता, क्या मैं इनसे दूर रह पाऊंगी? सोचते मामा के वजूद में सन्नाटा सा छा गया था, दिल बंद होने के करीब था। मुकर्रम के चेहरे पर छाए हसीनाक तसरात का जायजा ले रहा था। मामा की आंखों में कुछ तो ऐसा था जिसने मुकर्रम को चुका दिया था। मामा, मोम डैड कैसे हैं? और भाई? जरनाब के पूछने पर वो होश में आते फीका सा मुस्कुराई थी। सब ठीक है, आप ही आपको बहुत याद करते हैं। दिलावर भाई तो इंग्लैंड चले गए हैं, घर किसी से बात नहीं करते, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने सब बिगाड़ा है, ठीक भी मैं ही करूँगी। जरनाब ने पूरे अज़म लहजे में कहा। तो मुकर्रम इसके मेलोड्रामे पर कोफत से सर झटकते चला गया। मामा जन्नत को अच्छा सा खाना बनाने का कहते जरनाब को अपने कमरे में ले गई थी। दोनों बहनें बातें करते एक दूसरे को अपने दिल का हाल सुनाती रही, लेकिन फिर जरनाब ने ऐसी बात कह दी जिससे सुनकर मामा को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। मामा, तुम सुन रही हो ना मैंने क्या कहा है? तुम मुकर्रम से तलाक का मुतालबा करो, इसे कहो तुम इसके साथ रहना नहीं चाहती। जरनाब इसका सफ़ेद बढ़ता चेहरा देखकर कहा। तो मामा ने चौंकते हुए इसे देखा था। आप ही मैं इसे बोला नहीं जा रहा था, अलग सूख गया था जैसे कांटे।
चुप रही हूँ। मुकर्रम ने अपने बाबा शाज़म शाह को कॉल करते जनाब के बारे में सब बता दिया। इसका हवेली से निकलना और मुकर्रम का इसे 2 दिन तक कैद में रखना सब बता दिया, जिसे सुनकर शाज़म शाह परेशान हो गए थे। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शाह, अगर तुम्हें मामा पसंद थी तो तुम्हें हमें बताते हम कोई ना कोई रास्ता निकालते, लेकिन ये गलत हरकत की तुमने। शाज़म ने गुस्से से कहा। बाबा साईं जनाब भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो घर से निकली थी अपनी मर्जी से, ये आप भी जानते हैं। ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मैंने इसके मंसूबे का नाकाम करते सज़ा के तौर पर कैद किया था। इसके बाद इसे हवेली लेकर आता, मगर वो चकमा देकर भाग गई। अब इसने निकाह कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए। जनाब पर कोई बात नहीं आएगी, बस आपको मेरा साथ देना होगा। चचा जान और चाची को इत्मीनान में लेना होगा। जनाब का निकाह हो गया है, ये सिर्फ आप जानते हैं, इसका इल्म हवेली में किसी को नहीं है। मैं चाहता हूँ चचा चाची जनाब से नाराज़गी ख़त्म कर दे। जैसे ही वो राज़ी होंगे, हम जनाब का निकाह फिर से चचा चाची की रजामंदी के साथ जनाब से करवा देंगे। मगर हमने सारी बात समझाते हुए कहा था। शाज़म शाह को इसकी बात मुनासिब लगी थी। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने चचा जान को संभालना है, इन्हें जनाब के निकाह का इल्म नहीं होना चाहिए। हवेली कब आ रहे हो तुम? यहाँ मैं अकेला सब नहीं संभाल सकता। दिलावर तो ऐसा गया है कि वापस पलटने का रास्ता ही भूल गया है। चौधरियों ने बहुत तंग कर रखा है सबको। गाँव के सरदार तुम हो, और जब सरदार ना हो तो मुखालिफ लोग साख्त को नुकसान पहुँचाने के लिए तलवारें तेज़ कर लेते हैं। आप परेशान ना हो बाबा साईं, 2-3 दिन में काम वाइंड अप करके वापस आ रहा हूँ, देख लूँगा सबको। मुकर्रम ने गुस्से से दांत पीसते हुए वडेरों वाले अंदाज में कहा, और फिर अलविदाई कलमात अदा करते कॉल काट दी थी। रात को मुकर्रम वापस आया तो घर में सन्नाटा सा छाया हुआ था। खाली लाउंज को देखते हुए सीढ़ियों की तरफ भागा था। अपने कमरे में दाखिल होते हुए चौंका था। कुछ था जो मिसिंग था, और वो था इमामा का वजूद, जो कमरे में नहीं थी। मुकर्रम ने वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा। दोनों खुले हुए थे। टेरेस का दरवाज़ा अंदर से बंद था, वहाँ भी वो नहीं थी। वो जो थका हुआ आया था, इसकी गैर मौजूदगी पर कर रह गया था। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी, सर दर्द से फट रहा था, और इस हाल में से तलब थी तो सिर्फ इस लापरवाह लड़की की। होंठ बीचे वो उल्टे कदम बाहर निकला। अब इसका रुख गेस्ट रूम की तरफ था। कमरे में दाखिल होती इसकी नज़र सामने बेड पर पड़ी, जहाँ मामा और जनाब दोनों सो रही थी। गहरा सांस भरते वो बेड की तरफ बड़ा ब्लैंकेट हटाते मामा को बाहों में उठाते बाहर निकल गया था। मामा जो जरनाब के कहने पर इसके साथ आ गई थी। जरनाब के सोते ही बेचैनी से करवटें बदलती रही। अल्लाह करके से नींद आई थी कि थोड़ी देर बाद इसे अपना वजूद हवा में महसूस हुआ था। नींद की खुमार से सुर्ख आंखें खोली तो नज़र मुकर्रम की गर्दन से होते हुए चेहरे पर पड़ी। से अपना ख्वाब समझते हुए मामा ने मुस्कुराते इसकी गर्दन के गिर्द अपनी मखमली नाजुक हाथ का हिसार बांधते हुए इसके सीने पर सर टिका दी। इसकी हरकत पर मुकर्रम चौंका। इसकी नींद में डूबे मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट देखते इसे गुस्सा आया था। मेरा सुकून है, छीन कर कितने सुकून से सो रही हो जिंद साईं, लेकिन मेरा नाम भी मुकर्रम है, शाह है। होश ठिकाने ना लगा दी तो कहना। मुकर्रम ने इसका गुलाबी बेदाग चेहरा देखते हुए कहा, और शिद्दत से इसे अपने खुद में बींच लिया तो मामा सर पर टाक कर रह गई। नींद से बेदार होती इसकी नज़र मुकर्रम के संजीदा चेहरे पर पड़ी। वो जैसे ख्वाब समझ रही थी, हकीकत में देखकर हैरान रह गई थी। शाह आप खुद को इसकी बाहों में दबका देकर मामा का चेहरा सुर्ख हुआ था। इसके क्लून की बिनी बिनी महक कि मामा को अपनी सांसों में उतरती हुई महसूस हुई थी। वो बेयकीनी की कैफियत में मुकर्रम को देख रही थी। उम्मीद नहीं थी कि वो इसे जनाब के कमरे से उठा कर लाएगा। मुकर्रम ने कमरे में आकर इसे बेड पर डराते तीखी नज़रों से देखते इसकी तरफ झुका था। किसकी इजाज़त से तुम इस कमरे में सोई थी? सुर्ख अंगारा आंखों से इसे देखते सरपाट लहजे में पूछा। वो इमामा का सांस तक खुश कर गया था। वो जनाब पापी मामा ने इसकी बुरी आंखों में देखकर हल्क तरक करते लरजते कहना चाहता, जब मुकर्रम इसके होंठों पर अपनी उंगली रखी थी। मुझे जनाब नामा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद तुम मेरी मौजूदगी में कमरे से बाहर नहीं जाओगी, ना ही किसी और के साथ बेड शेयर करोगी सिवाय मेरे। समझ आई? गंभीर लहजे में कहते मुकर्रम ने इसकी लड़ती पलकों पर होंठ रख के अपने जलते दिल को सुकून बख्शा था। दी मामा जिसने आज से पहले से इतने गुस्से में नहीं देखा था, सहमी नजर से देखते मन आई थी। इसके शिद्दत भरे लम्स पर मामा के वजूद में बरक से दौड़ गई थी। एक तरफ जरनाब थी जिसने से तलाक होने तक मुकर्रम से दूर रहने का कहा था, दूसरी तरफ मुकर्रम और इसका जिद्दी दिल था जो खुद भी दूर जाने पर आमादा नहीं था। मामा फंस कर रह गई थी। शाह मुझे आपसे कुछ कहना है, मामा ने अटकते हुए बात करते कहा। इसका जिस्म लरज़ रहा था। उसने बहुत सोच विचार के साथ ये किया था। जरनाब का रवैया और फिर ये सब। बोलो, शाह ने मगन से अंदाज में संजीदगी से कहा। इसके सारा काम ख़त्म करके हवेली जाना था, इसलिए मामा का लहजा नोट नहीं कर पाया। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मामा ने सख्ती से लसते हाथों की मुट्ठी बंद करते कहा। तो इसके बाद सुनते पेपर चेक करते मुकर्रम के हाथ रुके थे। पल में गुस्से से इसकी आंखों में सुर्खी और वहशत दर आई थी, जबकि पेशानी और गर्दन के साथ साथ हाथ पर भी नीली नसें ऊपर आई थी। गुस्से से पेपर टेबल पर रखते वो शेर की
माँ ने झटके से उठकर इसकी तरफ लपका और मामा को संभलने का मौका दिए बगैर पकड़ कर सोफे पर पटका और उसके दोनों तरफ हाथ रखे चुका था। क्या बकवास की है, फिर से कहो। मुकर्रम इसके करीब होते हुए गुस्से से बोल रहा था। इसके गुस्से को देखकर मामा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शाह, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मामा ने कबकबाते लहजे में कहा। तो मुकर्रम के सर पर लगी तलवार बुझी थी। इसकी बात मुकर्रम को तैश दिला गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? अब तुम्हारे मुँह से ये अल्फाज निकला तो जान ले लूँगा। तुम्हारी मुँह से दूर जाने का सोचा भी था तो अपने साथ-साथ तुम्हें भी दफना दूँगा। गुस्से से इसके जबड़े को दबोचते मुकर्रम इसके गुस्से पर गरा। इसकी तपती सांसें, आँखों के फूटती चिंगारियाँ मामा को जलाकर खास्तर कर देने के दर पर थी। इसको इतना गुस्से में देखकर मामा का दिल सूखे पत्ते की मानत लरसने लगा था। तकलीफ से आँखों से पल-पल आँसू बहने लगे थे। उसके आँसू ही वाहिद हथियार थे जो मुकर्रम शाह को इसकी गुस्से को मात दे सकते थे, जिन्हें देखकर इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता था। लेकिन दिल इस तरह भी कैफियत में मुबतला था। एक वहशत थी जो दिल पर तारी थी। इमामा ने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या वो इतनी बेवकूफ़ है, नादान है, छोटी बच्ची है कि मुकर्रम के दिल में इसकी आँखों में अपने लिए मोहब्बत न देख सकती? ऐसा हो सकता है कि उसके जज़्बात से, इसके इश्क के जुनून से वाकिफ़ ना हो ही नहीं सकता। ऐसा अल्लाह ताला ने औरत को ऐसी सलाहियत से नवाज़ा है कि वो अपनी तरफ उठती नज़रों को पहचान सकती है। सामने वाला किस निगाह से, किस नीयत से इसे देख रहा है। इसकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है और इतने दिन मुकर्रम के साथ रहने वो इसकी मोहब्बत से काफ़िर रहे, ऐसा मुमकिन नहीं था। तो फिर क्या वजह थी? इसने इतनी बड़ी बात की थी। ये बात इसे खटक रही थी। मुकर्रम ने शिद्दत से दुखते अपने होंठ इसके आंसुओं को कीमती मोतियों की तरह चुना था। इसकी बियर्ड और मूंछों की जुबान अपने गाल पर महसूस करते इमामा के वजूद में कपकपाहट दौड़ की थी। इसके जिस्म में नरमी का आंसर लम्स में नरमी का आंसर नहीं था, बल्कि शिद्दत थी, वो जो इसकी मोहब्बत की आती थी। इतनी सख्ती पर कोई राह फरार न मिलते ही बेबसी से फूट कर रोते। अपनी पेशानी इसके सीने से लगा के थी। इसकी सिसकियों की आवाज़ पर मुकर्रम ने इसे देखते गहरा सांस भरा था। खुद में बीचा था। शीश रोना बंद करो, मैं जानता हूँ ये अल्फाज तुम्हारे नहीं हैं। तुम जो मेरे सामने बात करते बकरी बन जाती हो। इतनी बड़ी बात कह दी बिना हिचकिचाए। जिस किसी ने भी तुम्हें ये सब करने पर उकसाया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब सच बताओ, किसके कहने पर ये सब तुमने किया है? मुकर्रम ने इसका चेहरा ऊपर करते स्पार्ट लहजे में पूछा था, जिससे कि रो का हालत ख़राब हो गई थी। शाह, मुझे जानने थे, ये मेरा नहीं जरनाब आपी का। मामा ने सिसकियाँ दबाते हुए लहजे में कहा। मुकर्रम ने होंठ पीछे इसकी होंठों पर उंगली रखी थी। जरनाब ने ऐसा कहा है ना करने को। इसके सवाल पर मामा ने खौफज़दा होते इसकी आंखों में देखते नफ़ी में सर रहा था। नहीं, आप इन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी तरफ से कहा है, आप इन्हें कुछ मत कहिएगा प्लीज़। मामा की घबराहट देखते मुकर्रम हंकार बढ़ रहा था। खाना खाया तुमने? इसकी सुर्ख भीगी आंखों पर उंगली फेरते संजीदगी से पूछा। मामा ने नफ़ी में सर हिलाया था। ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं जन्नत से खाना लगाने का कहता हूँ। और एक बात अपने इस दिलो दिमाग में बिठा लो, जिनसाई, तुम्हें मेरे साथ रहना है ताहयात, और मेरे साथ ही बूढ़ी होना है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर दुख सुख में तुम्हें मेरे शाना बशाना खड़े रहना है। मेरी बीवी हो तुम, मेरे नाम से जुड़ी हो तुम, इमामा मुकर्रम शाह हो। अपने दिल से फजूलियत निकाल दो कि मुझ पर किसी और का हक या तुमने किसी का हक मारा है। इस सब सोचने से अपना ध्यान हटाकर अगर तुम मुझ पर दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब ऐसी कोई बात करने से पहले सोच लेना। तो आज तो बख्श दिया है, अगली बार मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। मुकर्रम ने संजीदगी से वार्न करते कहा। तो इमामा ने इस बात में सर हिलाते जान बच जाने पर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और पलक झपक कर वहाँ से वॉशरूम में गायब हो गई। उफ़, आने में इतनी देर क्यों कर रही है? पता नहीं क्या होगा। जनाब कमरे में टहलते मामा का इंतजार कर रही थी। जब ठाक की आवाज़ से दरवाज़ा खोले वो जारहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा था। ये क्या बदतमीज़ी है? जनाब ने इसके गुस्से की बायस से सुर्ख आंखों को देखकर घबराते हुए पूछा। जब मुकर्रम ने सख्ती से इसकी गर्दन जकड़े इसे दीवार के साथ पिन किया था, अचानक सर और कमर दीवार से टकराने पर जनाब को दिन में तारे नजर आते। बदतमीज़ी अगर ये बदतमीज़ी है तो जो तुम करिए वो किस ज़ुमरे में आता है? मेरे घर में खड़े होकर मेरी बीवी को मेरे खिलाफ वर्गला कर तुम मुझसे किस तरह के रवैये की उम्मीद रखती हो? मिसेस जनाब, कैसी हिम्मत हुई मामा से वो सब कहने की? आज तुम्हारी वजह से वो रोई है, तुम्हारी वजह से इसके पर सख्ती की है मैंने। डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू? क्या लगा तुम्हें बचाओगी मुझसे? बेवकूफ़ हूँ मैं जो तुम्हारी चाल में नहीं समझूंगा। स्पार लहजे में कहते इसने गर्दन पर दबाव बढ़ाया तो जरनाब का मुंह लाल हो गया था, जबकि खौफ से आंखें फटने के करीब थी। इसने नफ़ी में सर हिलाते इसके हाथ हटाने चाहे, लेकिन इसकी फौलादी गिरफ्त से निकलना आसान नहीं था। अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे खुराफाती दिमाग में? क्यों तुमने मामा से वो सब कहने को कहा? बोलो वरना गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी। मुकर्रम ने गुस्से से धारते हुए कहा। तो जरनाब का दिल उछल कर हलक में आ गया था, जबकि बेबसी से वो आंखें बंद करके रो दी थी। आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरी और मेरी बीवी के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना मुकर्रम शाह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को कुचल देता है, समझी? इसे रोता देखकर गिरफ्तार लहजे में कहते इसने झटके से इसकी गर्दन को छोड़ा तो जरनाब गला पकड़ गहरे सांस लेते नीचे बैठते चले गई। बदकिस्मती से मेरी जिनसाई की बहन हो तो इसलिए बख्श दे दिया तुम्हें, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये कमरा इसके लिए कब्र बन चुका होता। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। सर नज़रों से इसे देखते वार्न करते हुए वो वहाँ से जा चुका था। दूसरे दिन वो लोग हवेली के लिए रवाना हो गए थे। जरनाब को डर लग रहा था कि पता नहीं इसके साथ क्या होगा। जराब
اس کے برعکس ماما بہت خوش تھی۔ مکرم نے شاہزم شاہ کو اپنے آنے کی اطلاع دیتی تھی۔ حویلی میں ان کے استقبال کی تیاری ہو رہی تھی۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو سب کو اپنا منتظر پایا تھا۔ ماشاء اللہ بھابھی دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگتے ہیں نا۔ ماما اور مکرم کو ساتھ دیکھ کر آتے رحاب نے مسکراتے ہوئے مبشرہ بیگم سے کہا تھا، بالکل میرے بچوں کو نظر بد سے بچائے اللہ۔ مبشرہ بیگم نے ان کی بات کی تائید کی تھی۔ انہوں نے ماما اور مکرم کے ساتھ زرناب کو دیکھ کر سب کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس کی جگہ حیرت اور پریشانی لے رہی تھی۔ شمون شاہ نے غصے سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ چچا جان اس سے پہلے اس کا ہاتھ زرناب کے چہرے پر پڑتا۔ مکرم نے بیچ میں آنے سے روکا تھا۔ ہٹ جا مکرم، چلا جانا، پرسکون رہیں، سب ملازم دیکھ رہے ہیں، اندر چل کر بات کرتے ہیں پلیز۔ مکرم نے دھیمے لہجے میں کہتے انہیں ملازموں کا احساس دلایا۔ زرناب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دنیا بھر کے سامنے اس نے شرمندگی ہو رہی تھی۔ ہمارا سر جھکایا ہے اس نے اور تم کہتے ہو پرسکون ہو جاؤ، کیسے بولوں، کیسے پرسکون ہو؟ شمون شاہ نے غصے سے مکرم کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا تھا، صورتحال بگڑتے دیکھ شاہزم شاہ نے شمون شاہ کو قابو کیا اور اندر لے گئے تھے۔ ان کے جاتے مکرم نے گہرا سانس لیتے مڑ کر زرناب کو دیکھا جو اس صورتحال کی وجہ سے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ مکرم شاہ زرار سے پہلے ہی مل کے ساری بات کر چکا تھا اور اسے بتا چکا تھا کہ وہ جو نکاح کر چکے ہیں ولی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی بات کا جو مطلب تھا وہ زرار بھی سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے رویے کی معافی مانگی اور مکرم نے کہا کہ وہ سب کچھ اس پہ چھوڑ دے، آگے وہ سنبھال لے گا، بس اسے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ رحاب بیگم ماں تھی، وہ رہ نہ سکی، اس کے پاس جاتی سے گلے لگایا تو زرناب بول بول کر رو دی تھی، چچی جان اندر لے جائیں اسے۔ مکرم نے ماما کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور اندر ماما کو لے کر چل دیے تھے۔ شمون سمجھداری سے کام لو، بیٹی ہے وہ تمہاری۔ شاہزم نے شمون کو تنبیہ کرتے لہجے میں کہا، بائی صاحبہ میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے، میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں، ان کا ہر خواب پورا کیا، ہر خواہش پوری کی، زندگی ہر آزمائش تھی، سب سے بڑھ کر ان پر اعتبار کیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی کبھی میرا سر نہیں جھکنے دے گی، لیکن اس نے کیا کیا، ہماری محبت کو، ہماری تربیت کو بھاڑ میں وہ جھونک کر چلی گئی۔ یہ ماما میرا خون نہیں ہے، لیکن اس نے میری بیٹی بن کر میرا مان رکھا ہے، اب سے میری ایک بیٹی اور وہ ہے ماما، اس سے کہیں کہ جہاں سے آئی ہے وہیں سے واپس چلی جائے، میرے لیے وہ مر گئی ہے۔ شمون نے غصے سے کہا، بنا جاننے کہ اس کی بات اندر آتی ماما نے سن لی ہے۔ ماما کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو کسی نے۔ یہ سچ ہے کہ وہ شمون شاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ اس کا دل بند ہونے کا تھا، شدت غم سے جسم لرزنے لگا، آنکھوں کے کنارے سرخ ہونے لگے، قدم لڑکھڑائے تو دیوار کا سہارا لے گی، سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھایا، اپنی ذات اسے سوالے نشان لگ رہی تھی، آنکھیں بند کیے اشک بہا رہی تھی، وحشت ہونے لگی تھی اسے خود سے۔ حویلی سے چلتے چلتے وہ حویلی کا گیٹ عبور کر گئی تھی۔ شمون، ان رازوں کو راز ہی رہنے دو، آیا کرو گے تو سب ختم ہو جائے گا، رشتے بکھر جائیں گے، اور جہاں تک بات ہے زرناب کی تو غلطی اس کی نہیں ہماری ہے، ہم نے بچپن میں ان کو ایک دوسرے سے منسوب کر کے غلط کیا اور پھر بنا بتائے شادی کا فیصلہ کر لیا، جبکہ یہ تمہارا فرض تھا کہ زرناب سے اس کی رضامندی معلوم کرتے۔ اب اسے الزام دینا ناانصافی ہے، جذباتی ہے وہ اور جذبات میں آ کر غلطی کر دی اس نے، لیکن اب ہم بڑے ہیں، اس بڑے پن کا ثبوت دینا ہوگا، اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ کیا مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ شمون نے ان کی بات سن کر سوالے انداز میں پوچھا تو شاہزم شاہ نے ساری بات انہیں سمجھا دی سوائے زرناب کے نکاح والے کی۔ یہ ماما کہاں ہے؟ امی؟ مکرم جو صبح سے ڈیرے پر تھا واپس آیا تو کمرے میں ماما کو نہ پا کر مبشرہ بیگم سے پوچھا، کمرے میں ہوگی بیٹا، میں نے اسے نہیں دیکھا، وہ صبح سے نظر نہیں آئی، کسی نے دھیان بھی نہیں دیا۔ مکرم کے پوچھنے پر مبشرہ بیگم نے کہا، امی کمرے میں نہیں ہے، وہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اچھا دیکھو جنت کے ساتھ ہوگی، اس سے کافی دوستی ہوگی نا اس کی؟ مبشرہ بیگم نے کہا، تب جنت وہاں کی، صحیح میں چھوٹی بیوی سے ملنے آئی تھی، کہاں ہے وہ؟ جنت کے پوچھنے میں مکرم نے مبشرہ بیگم کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر میں اسے سارے ملازموں کی دوڑ لگوا دی تھی، پوری حویلی چھان ماری لیکن ماما کہیں نہیں ملی، سب اس کے اچانک غائب ہونے پر پریشان تھے۔ چھوٹے چودھری جی گاڑی تیار ہے، چلو اور شکار کا مزہ آئے گا۔ ولید چودھری نے اپنی بندوق اٹھائی اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ آدھے سفر تک پہنچے تھے کہ اس کی گاڑی جھٹکے سے رکی، کیا مصیبت ہے؟ گاڑی کو روک دی ولید چودھری نے غصے سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا تھا، صاحب جی گاڑی کی ٹکر ہو گیا ہے۔ ڈرائیور نے اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے کہا تو ولید گاڑی سے باہر نکلا تھا، نسوانی وجود کو دیکھتے اس نے نیچے بیٹھے جیسے اس کے چہرے سے بال ہٹائے ساکت رہ گیا۔ مکرم نے حویلی کے سب ملازموں کو بلا کر پوچھا، لیکن کسی کو ماما کے اچانک غائب ہونے کا بھی علم نہیں تھا۔ موم کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو مجھ سے مل کر آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ بابا سے بات کرنے جا رہی ہے۔ زرناب کے کہنے پر شاہزم شاہ نے چونکتے ہوئے شمون کو دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب اس نے سب سن لیا؟ کیا سن لیا چچا جان؟ مکرم نے ان کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ شمون کے کہنے پر رحاب نے حیرت و بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھا، جبکہ باقی سب ششدر کھڑے تھے۔ شمون، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ سب ختم کر دیا؟ ہم اسے اب کہاں ڈھونڈیں گے اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اور اگر اس نے آگے کچھ سوچا ہی نہیں کیا تھا، تحمل سے کام لے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شمون نے، مجھے لگتا ہے اب وقت آ گیا ہے سب کو سچ بتانے کا۔ شاہزم شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو سب کی ساری نظریں ان کی طرف اٹھی تھی۔ سب ٹھیک تو
सब ठीक तो तब होगा जब इमामा मिलेगी, अभी तो इसे ढूँढना है, कुछ नहीं होगा इसे, मैं इसे कुछ नहीं होने दूँगा, मैं इसे ढूँढ कर वापस लाऊँगा। बाबा मुकर्रम ने जनाब बेगम को रोते हुए देखकर कहा था, बान हुक्म साईं मेरे साथ आओ। मुकर्रम ने गाड़ी की तरफ जाते हुए बान से कहा, जो इसकी तरफ के कहने पर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा था। मुकर्रम के बैठते ही गाड़ी हवेली की तरफ रवाना हुई थी। वो जो कोई भी थी बिलाशुबा हुस्न का पेकर थी। इसका सुनहरा रूप चौधरी के चाँद की तरह चमकता था। वलीद चौधरी में भूत सा रह गया था। वल्लाह क्या हुस्न है, हमने बहुत हसीन चेहरे देखे, लेकिन ऐसा हुस्न, ऐसी मासूमियत से दिलकशी वलीद चौधरी को किसी चेहरे में नजर नहीं है। इसने मामा की स्याह जुल्फों को संवारते बाहरी लहजे में कहा, जो बेहोश पड़ी थी, साहब जी मुझे लगता है मर गई है, इससे पहले कि कोई आपको यहाँ देख ले, चले यहाँ से। ड्राइवर ने आसपास नजर दौड़ा के कहा तो वलीद ने गुस्से से घूरा था, वो तो चुप कर जा, जब भी मुंह खोलेगा कुछ मनू से बोलेगा। चल गाड़ी स्टार्ट कर, हम वापस आ रहे हैं, इसने वलीद ने झिड़कते हुए कहा और मामा को उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सरकार ये लड़की भी साथ जाएगी क्या? ड्राइवर ने ताज्जुब से मामा को देखते पूछा तो वली ने खतरनाक घूरी से नवाजा, अगर अब एक भी लफ्ज़ बोला तो अच्छा नहीं होगा। वो जी मैं तो कह रहा था कि ये शाहों का इलाका है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इसकी घूरी पर ड्राइवर गड़बड़ा गया था। दूर फिटा मुँह तेरा, ओए मुसीबत, मुझसे बड़ी मुसीबत कोई है नहीं ना, चल अब दरवाज़ा खोल, नहीं तो तेरा शिकार कर लूँगा। इसको वान करती नज़रों पर ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वलीद ने मामा को पीछे लौटाया, जबकि खुद वो ड्राइविंग सीट के आगे बैठ गया था। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, एक धमाके से झटका खाते रुक गई थी। बड़ी ही काली ज़ुबान है तेरी, देख क्या हो गया? वलीद ने ड्राइवर को धारते हुए कहा, जो खुद भी अचानक रफ्तार पर घबरा गया था। तो उससे कुछ नहीं होगा, मुझे देखना पड़ेगा। इसकी उड़ती रंगत देखकर वलीद ने गुस्से से कहा था, सरकार सामने देखें। ड्राइवर की घबराई हुई आवाज़ पर इसने जैसे सामने देखा, मुकर्रम शाह को गन थामे देखकर पेशानी पर बल पड़े थे, जो सुर्ख आंखों से घूर रहा था, जैसे अभी टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब इनको क्या मौत पड़ गई है, चल देखते हैं, निकल बाहर। कहते बंदूक संभालते हुए बाहर आया था। सलाम शाह जी, हम पूछ सकते हैं हमारा रास्ता क्यों रोका है? बाहर आते वलीद ने वहीं से आवाज़ लगाते पूछा तो मुकर्रम इसकी तरफ बढ़ा था। इसके करीब से गुजरते गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला, मामा को उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। कहाँ लेके जा रही है? हमारी है। वलीद ने इसे मामा को अपनी गाड़ी से में लिटाते देखकर कस की तरफ बढ़ने लगा। जब बान ने सामने आते इसके हाथ से बंदूक छीनने गन तानी तो वलीद के कदम वही थमे थे। इसके मामा को हमारी कहने पर मुकर्रम ने शिद्दत से जब अपनी मुठियाँ बिछी थी, जिससे इसके हाथ पर आगे उभरी थी, होंठ पीछे। वो आराम से मामा को गाड़ी में लटाए वापस मुड़ा था। वलीद चौधरी, वो तुम्हारी नहीं मेरी है, मेरी बीवी है, इस गाँव के सरदार की बीवी। अगर वो तुम्हारी कुछ लगती है तो वो बहन है। सुना तुमने? बहन है वो तुम्हारी। अगर इसके लिए तुम्हारे दिमाग में कोई घटिया सोच आई है तो कसम खाता हूँ तुम्हारी खोपड़ी के इतने टुकड़े करूँगा कि कोई गिन नहीं पाएगा। अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी तो भूले से भी कभी मुझे इस इलाके में नजर ना आना, समझे? मुकर्रम ने सर्द सपाट लहजे में के चेहरे पर फंकारते हुए कहा और इसका कंधा थपथपाया। वलीद ने गुस्से से घूरा, लेकिन कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मुकर्रम ने दाएं आबरू उचकाते से दफा होने का इशारा किया तो वलीद ड्राइवर को इशारा करते गाड़ी में जा बैठा, जबकि ड्राइवर बेचारा गाड़ी का टायर बदल रहा था, जो मुकर्रम ने ब्लास्ट किया था। मुकर्रम जो इसे होश में आते देखकर बिना नोटिस लिए लातल्लुक बैठा था। इसके लबों से शाह सुनते इसने सारी लातुल की बाढ़ में झोंक दी थी। इसने दर्द में पुकारा था इसे, मतलब वो अपना समझती थी। मुकर्रम गाड़ी साइड पर रोकती इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। क्या हुआ शाह की जिंद दर्द हो रहा है? मुकर्रम का पूछना था कि मामा इसके सीने से लगती बिलक बिलक कर रोई इतना रोई कि मुकर्रम शाह परेशान हो गया था। शाह बाबा ने कहा, मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, मैं इनका खून नहीं हूँ, मेरे बाबा नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है यहाँ। मामा ने हिचकियाँ लेते हुए रो कर कहा। मुकर्रम का दिल तड़प गया था। ऐसा नहीं है मेरी जान, तुम चचा जान की ही बेटी हो, हमारा ही खून हो। खुद को अकेला मत समझो, मैं हूं ना। अपनी जिंद साईं के लिए कभी अकेला मत नहीं होने दूंगा तुम्हें। मुकर्रम ने इसकी भीगी आंखों में मुझको चूमते हुए कहा, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं आपसे मोहब्बत होगी। ये मामा अपने शाह के बिना नहीं रह सकती, सुना? अपने मामा मर जाएगी, इसके दिल के मुकाम पर सर रखते कहते हुए मुकर्रम को दीवाना कर गई थी। अगर इस वक्त सूरत नॉर्मल होती तो इस हजार पर मुकर्रम पता नहीं क्या कर जाता। मुकर्रम से मामा का था और हमेशा रहेगा। जिस्म के रह के जिस्म रूह के बिना रह सकती है क्या? वैसे मुकर्रम मामा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसके दिल में उठते हुए जज्बों को समझते मुकर्रम ने इसकी कान में सरगोशी की तो मामा इसकी बेकरार दिल को सुकून आया था, लेकिन सुकून वक्ती था। अगर जनाब आपी ने कहा कि आप इनसे शादी कर लें तो आप मुझे छोड़ देंगे? इसके दिमाग में एक और सवाल आया था। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जनाब की शादी होने वाली है, इसलिए ऐसी सोचों को अपने दिमाग से निकाल दो। छोटो सा दिमाग है मेरे जिगर के टोटे का, वो भी कुछ ऐसा सोचता रहता है, वो भी सफजूल। मुझे क्यों नहीं सोचती? मुकर्रम ने इसकी सुर्ख नाक पर अपने होंठ रखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मामा ने सुर्ख आंखों से इसे देखा था। माशाल्लाह, चश्मे बदूर जिनसा ऐसे बीवी वाली अदाएं दिखाती बहुत क्यूट लगती हो। तो मुकर्रम इसके अंदाज पर हंसते लगा। सुर्ख पड़ते हंसते हुए कहा तो सुर्ख पड़ते मामा ने सर झुका लिया। इसके सर झुके पर होंठ रखते मुकर्रम ने गाड़ी स्टार्ट की थी। शाह, मुझे हवेली नहीं जाना।
क्यों ड्राइविंग करते मुकर्रम ने आबरू उचकाते पूछा था। मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलें हमारे घर। इमामा ने रोंदे लहजे में कहा तो मुकर्रम गहरा सांस भर कर रह गया था। बीवी यार तुम मेरी बात समझ नहीं रही, थोड़ा सब्र कर लो, बहुत जल्दी सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम हमारा खून नहीं हो, तुम हमारा ही खून हो, इसलिए फजूल में अपना दिल ना जलाओ। मुकर्रम ने नरमी से समझाया। इसकी सुने बिना गाड़ी का रुख हवेली जाती सड़क की तरफ मोड़ लिया था। ज़रा ये तुम क्या कर रहे हो, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, मत जाओ और कितनी बार शर्मिंदा करवाओगे हमें। आज़म खान ने गुस्से से कहा तो ज़रा ने मुस्कुराते हुए ने देखा था। डैड इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, बस जैसा मैंने आपको कहा है वैसा करें, सब बिल्कुल ठीक होगा। और ध्यान रहे किसी को मेरे और जनाब के निकाह के बारे में भनक नहीं पड़नी चाहिए। मैं बाहर गाड़ी में सबका वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाएं। ज़रा ने समझाया और बाहर निकल गया। भाभी आप लोग जाएं, मुझे नहीं जाना, ज़ीना ने नुमाइशा से कहा था। ज़ीना जानती हो ना, तुम्हें लिए बिना कभी नहीं जाएंगे, तुम घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। शाज़म शाह सबसे मिलते ज़ीनत बेगम की तरफ बढ़े, जो हिचकिचाते हुए एक तरफ खड़ी थी। शाज़म शाह को देखते ही ज़ीनत ने सर झुका लिया। शाज़म ने शफ़क़त से इसके सर पर हाथ रखा। इनका हाथ रखना था कि ज़ीनत की सिसकी निकली और आंसू गाल पर भिगो लगे थे। रोना बंद करो मेरी बहन, जानता हूँ कसूरवार ना होते हुए भी बहुत कुछ सह लिया है तुमने, बहुत सब्र किया है तुमने, और अब तुम्हारे सब्र का फल मिलने लगा है, तो जिससे तुम्हारे ज़ख्म मिटेंगे तो नहीं, लेकिन भर ज़रूर जाएंगे। शाज़म ने रोते हुए देखकर नरमी से कहा। जिन्होंने नासमझी से इनकी तरफ देखा था। तुम्हारे सब सवालों के जवाब अंदर हैं, चलो। शाह ने कहते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ाए तो सब बाकी भी इनकी तरफ अंदर की जानिब बढ़ गए थे। बासमा बेटा क्या हुआ कि सोचो में गुम हो। बासमा को गुमसुम बैठी देख कर आप बेगम ने पूछा था। कुछ नहीं आंटी, बस ये सोच रही हूँ हमें देखकर इमामा का क्या रिएक्शन होगा। बासमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी इमामा जनाब के साथ अंदर आए तो सब लोग इनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। अस्सलाम वालेकुम मामा। जनाब ने एक साथ सलाम किया तो ज़रार और को देखकर जनाब को खुशी की सहारत हुई थी। इसने पटी को हैरान कुन नज़र से शमूना और रेहान को देखा। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि मामा तो बाज़मा और ज़रार को देखते साकित रह गई थी। मेरी जिगर बाज़मा इसे देखते रह न सकी, उसके गले जा लगी थी। आखिर इतने दिन से वो दूर रही थी, इसकी इससे बचकाना हरकत पर सब हंसते थे, जबकि मामा जो ज़रार को देख रही थी चौंकते हुए बाज़मा की तरफ मुतवज्जा हुआ। ज़रार को देख कर इसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई थी, दिल एकदम साकित और खाली खाली था। इसे अजनबियत के सिवा कुछ महसूस नहीं होता। जबकि इसके साथ वाले सोफे पर बैठे मुकर्रम को देखकर मामा के दिल की धड़कने की रफ्तार तेज़ हुई थी। वो जो बुरी चमकती शौक निगाहों से अपनी छोटी सी जिंद को देख रहा था। नजर मिलते ही दिलकशी से मुस्कुराया था, जिससे इसके गाल के डिंपल नुमाया हुए थे। कहाँ चली गई थी तुम, जानती हो कितना मिस किया मैंने तुम्हें। बाज़मा ने नमन लहजे में शिकवा किया था तो मामा ने मुकर्रम से नजरें हटाई थी। मैंने भी बहुत मिस किया है। मामा के कहने पर बाज़मा ने से घूर कर देखा। झूठी धोखेबाज बेवफा लड़की, कोई मिस विस नहीं किया तुमने, मेरे बिना शादी कर ली है। जीजू देख ले, अपनी चलाक बीवी को वादा किया था हमने एक साथ शादी करेंगे, और अब इसने मुझे बिना बताए शादी कर ली है। बाज़मा मामा से कहते मुकर्रम को मुखातिब किया, जो दिलचस्पी से इन्हें देख रहा था। मामा का सुर्ख चेहरा देखकर हाथ की मुट्ठी लबों पर रखे अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। बाज़मा बस कर दो अब। मामा को मुश्किल में देखकर मुमैसा बेगम ने बाज़मा को आंखें दिखाते खामोशी से वहाँ बैठने का इशारा किया था। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मेरी बेस्टी, बहुत सख्त नाराज़ हूँ मैं तुमसे। बाज़मा ने इसकी तरफ देखते धीमे लहजे में कहा और धब से सोफे पर बैठ गई थी, जबकि मामा ने इस फिलहाल अपनी जान खलासी पर शुक्र अदा किया था। वो सब बातें कर रहे थे जब शाज़म शाह ने मुकर्रम को इशारा किया तो इस बात में सर हिलाते उठ गया था। जब वापस आया तो वो अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ इब्तिसाम शाह थे, जो व्हील चेयर पर बैठे थे। इनके लाउंज में आते सब खामोश हो गए थे। ज़ीनत को देखते इब्तिसाम की बुरी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। आप सबके यहाँ जमा होने का मकसद जनाब और ज़रार की शादी ही नहीं, बल्कि कुछ और भी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पोशीदा हैं, लेकिन इस वक्त आ गया है तो वक्त आ गया इन बातों पर पर्दा उठाया जाए। ज़ीनत शाज़म शाह ने कहने के साथ ही ज़ीनत को आवाज़ दी, जिसने चौंकने के अंदाज में इनकी तरफ देखा था। शाज़म ने मामा का हाथ पकड़ा और जाकर ज़ीनत के हाथ में दे दिया। ये रहा तुम्हारे सब्र का फल, तुम्हारी बेटी मन्नान अशद शाह। शाज़म शाह के कहने पर सब साकित रह गए थे। मामा और ज़ीनत बेगम का दिमाग माफ हो गया था, सर में धमाके होने लगे थे। फटी आंखों से बेयकीनी से दोनों शाज़म शाह को देख रही थी। भाई ये मेरी बेटी है, ऐसा कैसे हो सकता है। ज़ीनत शाह ने सदमे की कैफियत में कहा था। ये सच ही है ज़ीनत, मामा तुम्हारी बेटी है। इस दिन वो एक्सीडेंट एक आसान नहीं सोची समझी साजिश थी जो अरशद के बिजनेस पार्टनर ने की थी। कंपनी के लालच में इसने इसे मार दिया था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो अरशद जिंदा था। इसने हमें सब बता दिया। इसी के कहने पर हमने मामा को दुनिया वालों के सामने मरा हुआ साबित कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। इस दिन मौसाती तौर पर मामा बच गई थी। इससे पहले कि हम अरशद को अस्पताल लेकर जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया था, लेकिन इसने हमसे वादा किया था कि हम मामा की हिफाजत करेंगे, क्योंकि इसने अपनी जायदाद मामा के नाम कर दी थी। अगर इन लोगों को पता चला कि मामा जिंदा है तो वो इसे भी मार देंगे। इन दिनों शमून के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था। तब हमने मामा को शमून की बेटी बना दिया ताकि किसी को शक
شک نہ ہو، لیکن یہاں بھی کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ماما تمہاری بیٹی ہے۔ لیکن اب جب مکرم نے ان لوگوں سے ارشد کی جائیداد واپس لے کر اس کے قتل کے کیس میں انہیں عمر قید کی سزا دلوا دی، اب ماما کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بھائی آپ مجھے بتا سکتے تھے نا، اتنے سال میں اپنی بیٹی سے دور رہی ہوں، ان کو اس کو مرا ہوا سمجھ کر روتی تڑپتی رہی ہوں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، میری بیٹی، میری منان۔ زینب نے ماما کو ساکت آنسو بہاتے دیکھا تو چومتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ زرار اور زرناب کے شادی کی ڈیٹ فائنل ہو گئی تھی اور آج بارات کا دن بھی آ گیا تھا۔ دلاور بھی واپس آ گیا تھا، سب گلے شکوے دور ہو گئے تھے۔ دلاور نے باسمہ کو پسند کیا تھا اور پھر بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ ماہیوں کے بعد مکرم سب کو اپنے شہر والے بنگلے میں لے آیا تھا تاکہ بارات کے دن مشکل نہ ہو۔ دلاور نے باسمہ سے پسندیدگی کا اظہار رحاب اور شمون سے کرتے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی۔ رحاب کو وہ چنچل اور شرارتی سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ اس کی خواہش پر اعظم شاہ اور مکرم سے مشورہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے اعظم شاہ سے بازگاہ کا رشتہ مانگا تھا۔ وہاں سے مثبت جواب ملنے پر ماما اور زرناب کی رخصتی کے بعد باسمہ کا نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ ماما اور زرناب روایتی دلہنوں کے لباس میں سجی سوری خوبصورت لگ رہی تھی، دونوں پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ دوسری طرف مکرم شاہ اپنے وڈیروں والی پرسنالٹی پر انتہائی سوبر اور کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، جبکہ زرار بھی انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بارات شہر کے بڑے ہال میں آئی تھی۔ سب سے پہلے زرناب، زرار اور دلاور اور باسمہ کے نکاح کی سنت ادا ہوئی تھی، اس کے بعد باقی رسموں کے ساتھ رخصتی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ زرناب اور ماما کی رخصتی کے وقت دلاور نے بہت شور ڈالا کہ اس کی دلہن کو بھی رخصت کر دیا جائے، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی تھی اور 2 سال تک اس کی رخصتی ملتوی کر دی گئی تھی۔ بڑوں کی دعا اور قرآن کے سائے میں زرناب، دلاور شاہ اور ماما شاہ ویلا میں رخصت ہو گئی تھی۔ جانتی ہو زری اس دن کے لیے میں کتنی دعا مانگی تھی؟ میں نے سنا محبت ہر کسی کو راس نہیں آتی، اس لیے ڈرتا تھا تمہیں کھو نہ دوں، لیکن دیکھو اللہ نے مکرم شاہ کو وسیلہ بنایا، آج ہم نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھے ہوئے ہیں مکرم کی وجہ سے، اور تم اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ زرار نے اس کے دلہن کے روپ گسراتے ہوئے آنکھوں میں قید کرتے ہوئے کہا تو زری کا سر جھک گیا تھا۔ میں ان سے سوری کر لوں گی، زرناب نے شرمندہ ہوتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ گڈ گرل، میرے جیون کا حاصل ہو تم، اللہ تعالیٰ نے تا حیات کے لیے تمہیں میرے نام کر دیا ہے، چلو شکرانے کا نفل ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس نام پر خدا کا جتنا شکر ادا کیا جتنا ہی کم ہے۔ زرار نے اس کے زیور اتارتے مسکراتے ہوئے کہا تو زرناب اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ نروس سی بیٹھی مکرم کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا فضو خیز ماحول اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ بار بار انگلیاں چٹکاتے وہ دروازے کو دیکھتی، نیند اور تھکن سے آنکھیں میں سرخ ڈورا لیے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ تب ہوا جب کلک کی آواز سے دروازہ کھولے وہ اندر آیا تھا۔ شال اتار کر صوفے پر رکھے وہ بیڈ کی طرف بڑھا، اس کے ہڑبڑاتے قدم کے ساتھ ماما کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھی تھیں۔ مکرم اس کے ساتھ بیٹھا تو ماما نے پلکیں چپکا لی تھی، اس کی اس ادا پر مسکراتے ہوئے شوق نظر سے دیکھا تھا، تھوڑی سی پکڑ کے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ اس کا لہو جھلکتا چہرہ دیکھ کر وہ محفوظ سا رہ گیا تھا۔ میری جنسائی، میری اس روح کا سکون، تم اتنی حسین ہو کہ جب تمہیں دیکھتا ہوں دل فدا ہو جاتا ہے، تم حور ہو، میری آنکھوں کا نور ہے، جتنی بار دیکھوں اتنی بار پیار آتا ہے، میں بے بس ہو جاتا ہوں، میرے جگر کے ٹوٹے اس کے ہونٹ کو چھوتی نت کے موتی پر ہونٹ رکھتے گمبھیر لہجے میں کہتا وہ ماما کی جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ شاہ ماما نے بولنا چاہا، مکرم نے اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا تھا۔ آج نہیں جن شاہ، آج صرف میں بولوں گا، تمہیں مجھ سے سننا ہے، مجھے محسوس کرنا ہے۔ اس کے مہندی سے سجے ہاتھ کی خوشبو سانسوں میں اتارتے، چھوٹے سے سجی کلائی پر تپتے ہونٹ رکھتے ماما سرخ چہرہ لیے جھکا گئی تھی۔ محبتیں، یہ عنایتیں، مسرتیں، یہ تیرے نام ہیں، میرے ہم قدم، میرے ہم نشین، یہ رفاقتیں تیرے نام ہیں، سرگوشانہ انداز میں کہتے اسے زیور رات سے آزاد کرتے پیشانی پہ بوسہ دے دیا تو شرمائی گھبرائی سی ماما نے سرخ آنکھوں سے اس مہربان کو دیکھا جو صرف اس کا تھا۔ خدا کے اس انعام پر شکر ادا کرتے اس نے پیش رفت کرتے مکرم کے دل کے مقام پر ہونٹ رکھتے آسودگی سے آنکھیں موند لی تھیں۔ ڈیئر ریڈرز، ناول کا نام ہے عطائے جان اور اس کی رائٹر ہیں علیزے خان۔ ریڈرز، آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کل ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔